आम पब्लिक पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। यानी किस केस में तो मुकदमा दर्ज होता है, किस में दर्ज नहीं होता है। 341 325 का मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन ये दोनों अवेलेबल है। के साथ बहुत से अपराधी तो ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम सजा थी उससे भी ज्यादा से जेल में पड़े हैं। और ये चेंज लाई है गवर्नमेंट, बहुत अच्छे चेंज लेके आई है। अब कोई व्यक्ति थाने पे नहीं जाकर के ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। रिपोर्ट दर्ज होने के 60 दिन के भीतर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। उसके 30 दिन के भीतर आपको निर्णय देना है कोर्ट को। उनके लिए लो, आपको तो लेडीज को बहुत फेवर कर रहा है लो आजकल। पुलिस में फोन करके बता दो, अब एक बार फोन करके देखो तो सही। तो कोई छेड़छाड़ कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, एक बार फोन करके देखो आप। कोई लड़का लड़की पार्क में बैठे हैं, पुलिस आकर उनको पकड़ के ले जाती है। तो क्या ये इलीगल है या इलीगल? एक आजकल यूथ जो है ना सबसे बड़ी चीज़ से झेल रहा है, मतलब कि कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नशा जो है वो ड्रग्स का है। ड्रग्स का जिसको पढ़ने का शौक नहीं है उसके लिए वो गलत नहीं है। एविडेंस वगैरह दे दिया, अगर आपको उठा के ले गए तो अजमेर में अगर कानून की असली पिक्चर देखनी हो तो आज के गेस्ट उस कैनवास के असली आर्टिस्ट हैं संजय सिंह चौहान। एफआईआर, बेल, पॉस्को से लेकर करप्शन के कोर्ट रूम बैटल तक ये बंदा सिस्टम के अंदर से दिखता है, वो सच जो हम सिर्फ हेडलाइंस में पढ़ते हैं। और आज वो सच सुनेगा पूरा इंडिया, द पोकार्ट शो। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। चलिए शुरू करते हैं। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए अगर कोई पुलिस थाने में जा रहा है रिपोर्ट दर्ज कराने, और अगर पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, तो आम पब्लिक में से कोई भी बंदा कैसे उनको जाके समझा सकता है उनके हक? देखो, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आम पब्लिक को ये पता नहीं है किस केस में तो मुकदमा दर्ज होता है, किस में दर्ज नहीं होता। जी। पुलिस जो होती है वो जी। कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एक संज्ञेय अपराध। ओके। तो जब भी कोई व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति है, पुलिस के पास जाएगा, तो अगर संज्ञेय अपराध की रिपोर्ट आपने दर्ज कराई है तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेगी। जी। लेकिन आपने रिपोर्ट लिखाई है, पुलिस को लगता है कि इसमें असंज्ञेय अपराध है, ओके। और रिपोर्ट भी असंज्ञेय अपराध की है, तो पुलिस को खाली कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध जो होता है उसी में ही इन्वेस्टिगेशन करने की पावर होती है। ओके। और अगर अपराध असंज्ञेय है तो वो आप मुकदमा दर्ज नहीं करके आपसे कहते हैं कि भाई कोर्ट में जाकर के आप अपनी कंप्लेंट पेश करो। जी। तो पब्लिक के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसको ये पता नहीं है कि संज्ञेय अपराध कौन से होते हैं। और कानून के अंदर जो भी ऑफेंस है उसके सबके लिए लिख रखा है कि भाई ये संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, तो पुलिस उसी मुकदमे में कार्रवाई करेगी जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो ये एक सबसे बड़ी विडम्बना है, और पब्लिक को लगता है कि हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होगा। और इसके अलावा एक चीज और है कि मान लो भाई देखो पुलिस ने संज्ञेय अपराध में मुकदमा दर्ज किया, जी। जी। तो आप जो उच्च अधिकारी एसपी साहब है उनको आप रिपोर्ट दे सकते हो जी। राइटिंग में, तो वहां से दर्ज करने के आदेश हो जाएंगे। और उसके बावजूद भी अगर दर्ज नहीं हो रही है तो आप कोर्ट में जाके शिकायत कर सकते हो। तो ये ऑप्शन पब्लिक के पास में है। लेकिन पब्लिक को जानकारी है अपराध हुआ है, तो मान लो कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो स्टेज बनी हुई है, मान लो वो नहीं कर रहा तो एसपी साहब के पास चल रहे हो, एसपी साहब से भी नहीं हो रहा है तो कोर्ट में आकर कंप्लेंट पेश कर दो आप। ये तो पब्लिक को रिलीफ तो मिलेगा। हाँ, भागदौड़ थोड़ी हो जाएगी जरूर, लेकिन रिलीफ मिलेगा उसको। ये तो एक प्रोसीजर है। जिस चीज के लिए कहते हैं ना कि हाँ, अगर वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जा रहे हैं, यहाँ ठीक है हमारे एक एफआईआर दर्ज करानी है, पर उनको आइडिया होना चाहिए कि ये चीज क्या रिपोर्ट दर्ज होगी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे या नहीं होगी। सर आपने ये सभी कुछ बात बताई थी मेरे को कि एक तो अपराध की जो श्रेणी बता रखी है कानून में, सीआरपीसी के अंदर, उसमें लिस्ट बनी हुई है हर एक ऑफेंस के सामने। जी। जो अपराध हुआ उसके सामने लिस्ट बनी हुई है, एक तो संज्ञेय अपराध, एक असंज्ञेय अपराध, उसके आगे दे रहेगा जमानती अपराध, एक है जमानती अपराध, और कौन सी कोर्ट उस मुकदमे को सुनेगी ये पूरी लिस्ट बनी हुई है। ओके। हर चीज के लिए। तो अब जैसे संज्ञेय असंज्ञेय तो मैंने आपको बता दिया, उसी के आगे लिखा हुआ है जमानती है और एक अजमानती है, जिसको बेलेबल और नॉन बेलेबल बोलते हैं। जी। तो बेलेबल अपराध तो वो होते हैं, ऑफेंस वो होते हैं जिसके अंदर पुलिस की जमानत ले लेती है, जी, उसमें अरेस्ट नहीं होता। जी। उसके अलावा अजमानती अपराध वो होते हैं जिसमें पुलिस को पावर नहीं जमानत लेने की, उसमें जमानत होती है कोर्ट से। कोर्ट डिसाइड करती है अजमानती अपराध में कि इसको जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये दोनों का फर्क है, संज्ञेय अपराध, जमानती वो असंज्ञेय अपराध, बेलेबल और नॉन बेलेबल, ये मोटे मोटे रूप से अपराध होते हैं। तो सर उसको कैसे पता पड़ेगा जो अगर अरेस्ट हो चुका है व्यक्ति, तो उसको कैसे पता पड़ेगा कि वो बेल होगी या नहीं होगी? सर तो उसको पता तभी चलेगा जब धारा, कौन सी धारा उस पर लगी है। ओके। जैसे चोरी की है, डकैती की है, लूट की है, सर कोई सिंपल मारपीट की है। अब जैसे सिंपल मारपीट का केस है, किसी ने किसी हाथ मारपीट करके और फ्रैक्चर कर दिया उसके, जी, ब्लंट ऑब्जेक्ट से, तो 341 325 का मुकदमा दर्ज हो गया। लेकिन ये दोनों अवेलेबल है, जी, तो इसमें बेल हो जाएगी उसकी, पुलिस बेल ले लेगी उसकी, जी, उसमें वो अरेस्ट नहीं होगा। लेकिन वही अपराध मान लो शार्प वेपन से किया, जी, कुल्हाड़ी से काट दिया,
जी फ्रैक्चर हुआ लेकिन कहीं से शार्प वेपन, हम्म चाकू से मारा, कुल्हाड़ी से मारा, जी वो जो ग्रीवियस इंजरी आएगी वो हम्म, कौन सी हो जाएगी? नॉन अवेलेबल। जी तो उसमें क्या होगी? उसमें पुलिस को पावर नहीं है। हम्म फिर वो कोर्ट में अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करेंगे उसको। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये मामला किस प्रकार का, कितनी गंभीरता है, नेचर क्या ऑफेंस की, क्या इसका ऑफेंस इतना ग्रीवियस है, इसकी बेल मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। फिर ये कोर्ट का डिस्कशन है। जी वो कोर्ट में जाएगा, लोअर कोर्ट में खारिज कर दी तो सेशन कोर्ट में जा सकता है, जी वहां से भी होगी तो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप चलता था मामला। ये पूरा मेन चीज यही है उसमें जी कि संज्ञेय असंज्ञेय, जमानती अजमानती, जी इस आधार पे होता है मामला सारा। ये तो सर बेलिंग की बात हो गई कि हाँ ठीक है उनको बेल, पर अगर वो बेलेबल हो जाता है उसके बाद में वो कोर्ट में जाता है केस, ठीक है, तो सर इसमें ट्रायल्स होते हैं 3 प्रकार बिल्कुल। के। सर वो देखो ट्रायल्स ट्रायल्स जो होती है कोर्ट के अंदर, जी वो लॉ में अपने 4 प्रकार की ट्रायल्स होती है। अच्छा जो केस बना, जी केस की गंभीरता क्या है? जी एक तो होता है सेशन ट्रायल, जी जो कोर्ट ऑफ सेशन सुनता है। सेशन जज जो होते हैं ना बड़े हाँ हाँ जज साहब, जो डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वैसे एडीजे भी होते हैं। तो सेशन ट्रायल तो चलती है सेशन कोर्ट में। एक होती है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, सीजेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जी तो वहाँ चलती है वारंट ट्रायल और सेशन वो सम्मन ट्रायल। समझ रहा है तो वारंट ट्रायल और सम्मन ट्रायल चलती है आपके फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ पे। फर्स्ट है और एक होती है आपके समरी ट्रायल। जी समरी ट्रायल का मतलब ये होता है कि व्यक्ति एप्लीकेशन लगा सकता है, छोटे मुकदमे होते हैं कि साहब केस बहुत लंबा चलेगा, जी जी मेरे केस की संक्षिप्त ट्रायल कर दो। जी 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 तो वो अगर एप्लीकेशन लगाता है छोटे केस में, तो कोर्ट अगर चाहे तो उसकी समरी ट्रायल कर सकती है, जी तो उसकी ट्रायल जल्दी हो जाती है। उसको बोलते हैं समरी ट्रायल। ओके ये होता है। और समरी ट्रायल उस केस में होती है जो एक तो संबंध केस होता है, शॉर्ट है, जिसमें 2 साल से कम की सजा हो, जी उसमें से वो समरी ट्रायल हो जाएगी आपके। और एक चोरी के अपराध है जिसमें नया कानून लगाया है, उसमें 20,000 रुपये तक की चोरी है, जी या चोरी का अबेटमेंट है, जी या अटेम्प्ट है, तो उसमें भी समरी ट्रायल हो सकती है। और सर उसमें 3 महीने की सजा होती है। ये तो सर तीनों जो थे बहुत पुराने ट्रायल चल रहे थे। अभी रिसेंट में मैंने न्यूज़ पढ़ी कि एक को ट्रायल को ऐड किया गया है सर कोर्ट के अंदर। अच्छा वो फास्ट ट्रायल आप बता अच्छा, फास्ट एक जी जी देखो होता क्या था कि स्पीड ट्रायल होती है। जी स्पीड का मतलब जल्दी से। हम्म, अब होता क्या कि स्पीड ट्रायल का प्रोविजन अपने लॉ में नहीं है कहीं भी। अच्छा है ही नहीं कहीं पर लॉ में ये 4 ट्रायल है। ओके लेकिन हुआ क्या था कि एक बिहार का केस था, हाँ हुसैन आला खातून, वो जी थे जी जी होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। जी तो उस केस में कुछ पॉइंट डिसाइड किए थे। ओके हुआ क्या था कि एक आर एफ रुस्तम जी करके कोई अधिकारी थे, तो बिहार गवर्नमेंट ने उनको अपॉइंट किया था, और इसलिए अपॉइंट किया था कि आप जाकर के देखो जेल में व्यवस्था क्या मुलजिम होगी। जी तो उन्होंने स्टडी की थी बिहार के अंदर, और स्टडी करने के बाद में उन्होंने ये पाया कि साहब बहुत से अपराधी तो ऐसे हैं जिनकी मैक्सिमम सजा थी उससे भी ज्यादा से जेल में पड़े हैं, हाँ और हाँ ट्रायल चल रही है। किसी के मान लीजिए 10 साल है तो वो 10 साल के है, वो 15 साल जेल में पड़ा है। जी 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 अगर मान लो उसको सजा होती तो ही उसने भुगत ली, और फिर भी जेल में एक्स्ट्रा कर ली एक्स्ट्रा कर ली उसने। हाँ। दूसरा, बहुत से केस ऐसे हैं जिसमें चार्ज लग जाना चाहिए था। हम्म चार्ज होता है कि मुलजिम ने कोई अपराध किया तो कोर्ट चार्ज लगाती है उसमें, हम्म तो आपने फला अपराध किया, आपको क्या कहना है? अगर वो कहता है कि मैंने किया तो उसको दोषी पा लेती है, और वो कहता है कि मैं मुझे गलत फंसाया और मैं इसकी ट्रायल चाहता हूँ, तो जो मैंने आपको ट्रायल बताई, सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, जिसका भी केस तो हो उसके अंदर आ वो जाता ट्रायल चालू हो जाती है उसकी। ओके ओके ये एक प्रोसीजर है उसका। तो हुआ क्या था इस केस में, उन्होंने अपनी स्टेट रिपोर्ट दी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। जी 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 वो रिपोर्ट आपके इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई। जी जी ये बात है 1979 की, 1979 की। वो रिपोर्ट जब अखबार में प्रकाशित हुई तो दिल्ली के एक एडवोकेट थे, एडवोकेट कृतिका हिंगोरानी, जी उन्होंने इस रिपोर्ट को बेस मान करके और रिट पेश की जी सुप्रीम कोर्ट में। और रिट किन के सामने पेश की? अपने पीएन भगवती जी जो चीफ जस्टिस भी रहे हाँ 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 इंडिया के, हाँ उनके कोर्ट में रिट पेश हुई। तो उसमें रिट में हवाला देते हुए उन्होंने ये आधार लिया कि साहब ये किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है, जो सेक्शन 21 में, आर्टिकल 21 में। और एक हवाला दिया उसने आर्टिकल 39 का, जी जिसमें राज्य का कर्तव्य होता है नीति निर्देशक तत्व, और राज्य की क्या ड्यूटी होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को इस पर डिसाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने, हुसैन आला वाला खातून वाले केस में। जी 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 तो उसमें कोर्ट ने ये डिसाइड किया, 3 पॉइंट डिसाइड किए। एक तो जिस व्यक्ति ने पूरी सजा से भी ज़्यादा भुगत ली है उसको तुरंत रिहा किया जाए। एक स्पीडी ट्रायल का जो कंसेप्ट आप पूछ रहे हो ना, स्पीडी ट्रायल क्या होती है, वो उसमें डिसाइड किया कि किसी व्यक्ति का अधिकार हनन हो रहा है, वो हाई कोर्ट में जाकर के स्पीडी ट्रायल का आदेश ले सकता है। और जब स्पीडी ट्रायल का आदेश होगी तो जिस कोर्ट के लिए वो आदेश जारी किया वो उसमें डे टू डे की हेयरिंग कर देगी, या वीकली कर देगी, या मंथली कर देगी, तो उसमें जल्दी हेयरिंग हो जाएगी। जी और चाहे इसमें विक्टिम पक्ष हो चाहे एक्यूज हो, कोई भी जा सकता है उसमें। और ये इसलिए किया कि बहुत सी बार क्या होता है कि मान लो एंटी करप्शन के मुकदमे
हाँ हाँ कोई ट्रैप हो गया, जी अब ट्रैप होने के बाद में केस चल रहा है 15 साल 20 साल, या कोई मर्डर केस है या रेप केस है, अब आरोप झूठा भी हो सकता है सच्चा भी हो सकता है, और जब तक किसी को दोषी साबित नहीं किया कोर्ट ने, इनोसेंट है वो तो। हम्म, लेकिन बहुत सी बार क्या हुआ, एक केस था इलाहाबाद का, विष्णु प्रकाश का, जी उस कोर्ट में क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था जिसमें मर्डर का चार्ज था, उसको 20 साल बाद में इनोसेंट पाया कोर्ट ने। 20 साल बाद में 20 साल बाद में, 20 साल तक ट्राई चली उसके। तो और फिर 20 सर साल वो बाद उस में दौरान पे क्या होता है हाँ, कि मतलब वो 20 साल में उसको इनोसेंट पाया, तो 20 साल में हुआ कि उसके माँ बाप की डेथ भी होगी इस बीच में, अच्छा उसकी पत्नी की डेथ हो गई, उसके साथ और बहुत सारी कैजुअलिटी होगी, जी तो उस व्यक्ति का तो बेचारे का जीना मरना तो बराबर हो गया। ये तो 20 साल बाद न्याय भी मिला, निर्दोष भी हुआ वो, लेकिन उसकी तो जिंदगी तबाह हो गई। जो जी क्रूशियल पीरियड था उसकी जिंदगी का वो तबाह हो गया। ये तो और यही ट्रायल अगर उसकी पहले हो जाती तो उसको नहीं मिलता। तो व्यक्ति कहना मतलब चाहे मैं दोषी हूँ या निर्दोष हूँ, मुझे टाइम से न्याय तो दो। जी तो ये कंसेप्ट इसमें दिया था उस नरवाड़ा केस में, स्पीडी ट्रायल का, कि कोई भी पीड़ित पक्ष जाके ऑर्डर लगे कि अपनी स्पीड ट्रायल करा सकता है उसमें। ये है। अब होता क्या है, जैसे मान लो एक करप्शन का केस है, एंटी करप्शन का, किसी को ट्रैप कर लिया, अब बहुत से गलत भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हो हैं। सकते हैं सर अब आपने 15 साल बाद उसको बरी किया जी है, तो उसमें कितना बड़ा दब्बा लगा, वो तो एक वो तरीके से सामाजिक पूरी रूप जितनी से आज पूरी जिंदगी तबाह हो गई उसकी। दफा तो हो गई 20 साल वो 20 साल पीछे बाद चला नहीं हुआ, हाँ, तो उसका तो जीना मरना बराबर हो गया। उस पर जो इतना बड़ा दाग लगा, जी जी किसी भी सोशल फंक्शन में ले लो और कहीं भी सामाजिक रूप से ले लो, क्योंकि परिवार में ले लो। पब्लिक तो जज उसी वे में करेगी चाहे एक तो- कितना भी आप हाँ, कर दिया हो आपको जजमेंट कि हाँ ठीक है आपने कुछ नहीं किया, वो तो उसी नजरिए से देखती लेकिन जब तक वो बरी नहीं हुआ, है पब्लिक की नजर में तो दोषी है वो। दोषी है वो आज किसी ने कोई भी अपराध कर दिया, जो उसको अरेस्ट कर दिया पुलिस, तो वो तो उसको उस दिन से दोषी मानते हैं। लेकिन वो अगर निर्दोष हो गया जी तो ये 20 साल कौन देंगे, 15 साल कौन देंगे उसको वापस। तो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था। इस सुसेनारा वाले खातून केस में कंसेप्ट हुआ है, और उसके आधार पर बहुत से केसेस में तो स्पीड ट्रायल हो भी रही है, और अब बहुत ज्यादा होती है इसमें। ओके और अब आपको एक नई चीज बताऊं मैं, जो नया लॉ आया है अभी, अच्छा जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसको उसको तो भारतीय न्याय संहिता कर दिया, BNS। जी और जो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता थी ओके उसको BNSS करती है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये चेंज किया, बहुत सारी सेक्शन में चेंज किए, और ये चेंज लाई है गवर्नमेंट, बहुत अच्छे चेंज लेके आई है। शुरू में तो हमें भी लग रहा था कि चेंज से कैसा होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो जो है टाइम पास होता जा रहा है, अब लग रहा है कि चेंज पब्लिक के लिए बहुत बड़ी है। और चेंज इस सेंस में भी आए हैं कि बहुत सी स्पीड ट्रायल इंडायरेक्ट में चालू हो गई इसकी वजह से। वैसा तो नहीं था, लेकिन जो मैंने आपको उस केस का हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट वाले केस का, उसी आधार पे बहुत सी चीजें नए लॉ में ला दी, टाइम बाउंड कर दिया। टाइम बाउंड कैसे कर दिया, स्पेशल तो नहीं किया किसी केस में, लेकिन उन्होंने कोर्ट्स को, डॉक्टर को, आईओ को, पीड़ित को, सभी को टाइम बाउंड में बांध दिया बहुत से केसेस में, हर एक के लिए तब तक मैक्सिमम टाइम कर दिया। इस टाइम में मीनवाइल दिस टाइम उनको ये काम करना है। जी तो जैसे मैं आपको थोड़े चाहो तो उदाहरण बता सकता हूँ इसका। जी अब जैसे FIR का ले लो, सबसे बड़ा जो आपने से पहले पूछा जी, FIR हाँ, क्या हाँ। होता है, कि पुलिस दर्ज करती है कि नहीं करती है। तो पहले धारा थी आपकी 154, अब इसको बना दिया है 173, 173। ओके इसमें मुकदमा दर्ज होता है। पहले मुकदमे दो तरह से दर्ज होते थे, या तो मौके की लिखित, पीड़ित पक्ष जो होता था जी जी जाके रिपोर्ट लिखाता था, अगर राइटिंग में दे रहा है तो वैसे हो जाती है, मौके दे रहा है वो तो लिख ली जाती थी उसको। अब जो एक नई चीज इसमें डाली है, उसको डाल दिया आपने इलेक्ट्रॉनिक। अब कोई व्यक्ति थाने पे नहीं जाकर के ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, डिजिटल रिपोर्ट भी दर्ज करा सकता है। ये नई चीज डाली है इसमें 173 में, कि आप ऑनलाइन रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। लेकिन उसमें एक राइडर भी है। नई चीज ये डाली है कि मान लो ऑनलाइन आप रिपोर्ट दर्ज करा रहे हो, तो उसको 3 दिन के भीतर भीतर थाने में उपस्थित होकर साइन करने पड़ेंगे। नहीं तो खारिज हो जाएगी और हाँ, वरना उसमें एक्शन नहीं होगा। नहीं होगा दूसरी बात ये है, जो सबसे अच्छा चेंज है वो चेंज ये है कि अब रिपोर्ट हिंदुस्तान में कहीं भी दर्ज करा सकता है कोई आदमी। अच्छा वो जैसे आप यहाँ बैठे हो, जी आपके साथ अपराध कहीं भी हो, तो आप यहाँ बैठ के भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। तो पहले तो आपको संबंधित थाने पे जाना पड़ता था, जहाँ हुआ है उसके जहाँ- में हाँ वहाँ पे। अब क्या हुआ कि आप रिपोर्ट यहाँ बैठ के भी दर्ज करा सकते हो कहीं भी। वो पुलिस की ड्यूटी होगी। क्या ड्यूटी होगी, जब उसको 0 दर्ज करके वो संबंधित थाने पे भेजेगी। जैसे जयपुर का है तो वहाँ वो भेजेगी, आउट ऑफ स्टेट है तो वहाँ भेजेगी। अब ये ड्यूटी पुलिस की करती है, तो इससे बाद पब्लिक को राहत भी मिलेगी एक तरह से। तो उन्होंने रिपोर्ट तो दर्ज करा दी, तो पुलिस की ड्यूटी है कि वो उस फाइल को, FIR को संबंधित थाने पर ट्रांसफर करे। यह है इसमें चेंज। जी एक चेंज ये है कि मान लो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मैंने बताया आपको संज्ञेय अपराध में जी होता है। जी 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 कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर कोई रिपोर्ट दर्ज कराइए,
अब मान लो बहुत सी बात झूठी रिपोर्ट भी दर्ज हो जाती है, आदमी फंस जाता है बेचारा। तो एक ये नया प्रोविजन इसमें किया है 173 में कि मान लो कि पुलिस को लगता है कि साहब इसने जानबूझ के झूठी रिपोर्ट लिखी है और ये किसी आदमी को परेशान कर रहा है, इसमें जरूरी नहीं है। पहले तो क्या होता था, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है संज्ञेय अपराध, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए बाउंड थे उसमें। अब क्या किया है कि मान लो पुलिस को लगता है कि यार झूठी रिपोर्ट है तो उसको जांच में डाल सकती है 14 दिन के लिए। 14 दिन के लिए वो इंक्वायरी कर सकती है कि रिपोर्ट झूठी है सच्ची। 14 दिन के बाद उसको लगता है कि मामला सही है तो वो रिपोर्ट दर्ज कर लेगी। लेकिन उसमें एक चीज ये है कि उसको डिप्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी डिवाइस पे की। तो ये चेंज भी काफी अच्छा है। तो ये चेंज तो है देखो, पुलिस के लिए भी है। दूसरा चेंज है आपके इन्वेस्टिगेशन का पीरियड क्या होगा। जैसे बहुत सी बार क्या होता था कि इन्वेस्टिगेशन में 7 साल 2 साल लग जाते थे, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा। लेकिन अब नए लॉ में क्या किया है 193, जिसमें चार्जशीट पेश होती है जी 193 में, जी 173 में एफआईआर दर्ज होती है, हाँ 193 में चार्जशीट जाती है। जी जब चार्जशीट कोर्ट में गई तो उसमें जो आपके बड़े ऑफेंस थे, जो हीनियस ऑफेंस आजकल हो रहा है, जी जैसे पॉक्सो का हो गया, हाँ अब रेप केस हो गया, रेप केसेस हो रहे हैं Rape ये case हो पॉक्सो में। हाँ तो इनमें गवर्नमेंट ने लॉ के हिसाब से क्या है कि टाइम बाउंड कर दिया ओके कि रिपोर्ट दर्ज होने के 60 दिन के भीतर भीतर आपको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है। ये तो कर दिया पुलिस के लिए तफ्तीश के लिए, तो आपको 60 दिन के भीतर भीतर तफ्तीश करनी है। दूसरे केस है, वो जो केसेज है उसमें 90 दिन के भीतर आपने क्या कार्रवाई की है क्या कार्रवाई नहीं की, आपको विक्टिम को सूचना देनी है कि 90 दिन हो गए, 90 दिन के भीतर आपने क्या प्रोग्रेस की दूसरे केस में, नहीं तो उसकी सूचना आप उसको दोगे फरियादी को। नहीं तो पहले रेप केसेस पहले पहले नहीं था। तो ये डिले के कारण ही है ना, बहुत delay- सारा हाँ लीगल सिस्टम में बहुत सारा सवाल उठते थे इसके चक्कर में। तो टाइम बाउंड नहीं था, हाँ हाँ कभी भी हो जाए, वो लंबी चलती थी बहुत सारी। तो ये न्यू लॉ के अंदर 60 डे फिक्स कर दिए सर, फिक्स कर दिया। और पर्टिकुलर रेप केसेस के अंदर रेप केस पॉक्सो दोनों में हो गए। दोनों में, तो ये बहुत अच्छा चेंज है। हाँ ये तो है ही सर। और उसके अलावा ये तो किया जो किया ये, हम्म, इसके लिए कोर्ट को भी ऑन कर दिया, अच्छा कोर्ट को भी दे दिया कोर्ट को भी किया साथ में, ओके। जो स्पीडी ट्रायल की तरह होता है ना एक तरह से। अब उसमें क्या किया कि जैसे आप कोर्ट के पास भी फाइल कमिट हो गए, सेशन कोर्ट में जो केस है रेप के पॉक्सो के, तो उनको फाइल प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर भीतर उनको आरोप लगा देना है। जो चार्ज की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी, केस की शुरुआत एक तो कॉन्वियंस होती है, दूसरी होती है चार्ज। भाई चार्ज लगाओ, चार्ज का मतलब उससे पूछते हैं कि आपने यही अपराध किया कि नहीं किया, मुलजिम से आप पे पूछते हैं चार्जेस हैं हाँ, आपसे ये चार्ज है, जी जी फला व्यक्ति ने आप पे चार्ज लगे, आपने मर्डर किया, आपने रेप किया, आपने मारपीट की, जी आपको क्या कहना है। अगर वो कहता है मैंने किया तो कोर्ट सही मान के उसको सजा दे देती है, और को वो कहता है मैंने तो नहीं किया तो उसकी ट्रायल चालू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करती है, हाँ कोर्ट में ट्रायल होती है। ठीक है। तो कोर्ट में ट्रायल का मतलब है कि पुलिस के गवाह आते हैं, उसके बाद में डिफेंस के गवाह आते हैं, फिर जजमेंट होता है, फिर निर्णय होता है। जी तो ये चीज 60 दिन का टाइम बंद आई है, बहुत अच्छा काम हुआ है एक तो। अब होता क्या है, नेक्स्ट जो चीज आई है जजमेंट में कर दिया। ओके अब जजमेंट में इतना बड़ा टाइम डाला है इन्होंने कि जजमेंट कोई भी हो, या तो पॉक्सो का इसी बता रहा हूँ, अब कोई भी जजमेंट हो, फाइनल आर्ग्यूमेंट होता है एक तो, हाँ प्रोसिक्यूशन के बहस, फिर डिफेंस के वो एविडेंस, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस, डिफेंस के एविडेंस, और फिर बहस। बहस का मतलब दोनों पक्ष आर्ग्यूमेंट करते हैं, जी मुलजिम पक्ष और प्रोसिक्यूशन। हाँ तो जो फाइनल बहस हो गई आपके, जी उसके 30 दिन के भीतर आपको निर्णय देना है कोर्ट को। क्या करना है, 30 दिन 30 के दिन अंदर के निर्णय करना है आपको। अगर मान लो भाई तो 30 दिन से ज्यादा टाइम लग रहा है तो वो मैक्सिमम टाइम हो सकता था 15 दिन, कुल मिला के 45 दिन में तो डिसीजन कोर्ट को देना ही है। देना ही देना है ये कोर्ट पे एक और बात डाल दिया जजेस पे। ठीक है। तो ये बहुत सी बात तो इसमें जजमेंट में आपके 6 महीने निकल जाते थे, साल भर निकल जाते एक्चुअल में हो जाता ना कि डेट पे डेट आगे हाँ। बढ़ जाती थी। हाँ तो ये जो चेंज है हाँ ये बहुत अच्छे चेंज है। अब शुरुआत है भी, धीरे धीरे थोड़ा हो सकता है आगे पीछे भी जाए, लेकिन पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी सर, क्योंकि ड्यूटी बाउंड कर दिया, जी पुलिस को भी किया, जजेस को भी किया, साथ में डॉक्टर को भी किया। जी अब डॉक्टर को कैसे किया आप बताओ, कैसे किया आपको ध्यान में हो तो। मेडिकल रिपोर्ट के चक्कर। जैसे रेप केस हो गया हाँ या मेडिकल का मुकदमा हो गया, तो डॉक्टर को मेडिकल करने के 24 घंटे, वो 7 दिन के भीतर भीतर अपनी रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देनी है। वो उसको 7 दिन डॉक्टर को इसलिए कि ये लोग डिले करते थे इसलिए। इसलिए ओके तो डॉक्टर को इसलिए पाबंद कर दिया कि 7 दिन में वो आपने एग्जामिन किया उसका, उसकी रिपोर्ट विद इन 7 डेज आपको आईओ को देनी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को। ये कर दिया आपके। एक चेंज जो थोड़ा हो रहा है आपको इसी के साथ बता दूं, जी सर। अब मान लो जैसे फैसला हो गया, हाँ हाँ उसकी होती है अपील। मान लो किसी को सजा होगी रेप केस और पॉक्सो केस में, हाँ सर। अब सजा होने के बाद वो अपील में जाता है,
जी अपील होती है ना ऊपर वाली कोर्ट में। अब अपील में ये प्रोविजन कर दिया है उसमें कि रेप केस और पॉक्सो वाला जो मुकदमे है जी जी उसमें 6 महीने के भीतर भीतर डिसाइड करनी है उनको, 6 महीने के अंदर 6 महीने के अंदर। तो ये टाइम बाउंड काफ़ी ठीक है और पब्लिक को इससे काफ़ी रिलीफ भी मिलेगा और ये पब्लिक को जाननी चाहिए चीज़ें। मतलब अभी जितने भी सडन चेंजेस आए हैं सर लॉ के अंदर लोग है अभी 2023 में चालू किया है 2023 में चालू किए तो इसका नाम भी बदल दिया मैंने आपको बताया। बाय टाइम जैसे डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नए नए लॉज ऐड हुए जा रहे हैं हाँ ताकि है ना ये जितने भी फाइल्स का जो बंडल है हाँ ये कम हो। लोग के अंदर ये कम हो लोड कम हो क्योंकि वकील तो लिमिटेड है पब्लिक की जो परेशानियां है वो बहुत ज्यादा है तो सर इसमें जैसा आप बता रहे थे ना कि 60 डे का तो किन किन पे मतलब एक तो हो गया पॉक्सो में हो गया, हाँ एक आपके ये रेप केस में हो गया, इनमें 60 डेज का किया है। और इनमें जैसे एक तो आपने बताया पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हाँ। कितने दिन में होनी चाहिए 60 डेज में होनी कोर्ट चाहिए में इतनी होनी और कोर्ट को भी 60 डेज में चार्ज लगाना है। डॉक्टर के लिए मैंने आपको बताया हाँ कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन करता है उसको 7 डेज के अंदर अंदर उसकी जो रिपोर्ट है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भेजनी है। 7 डेज के अंदर 7 डेज में ये डॉक्टर के लिए किया उसने तो वो 7 डेज से ज़्यादा पहले ही भेज देते हैं लेकिन 7 डेज मैक्सिमम कर दिया उसके लिए तो उससे ज़्यादा नहीं रुकेगा वो। जी पर ठीक है। ये जो है ये इसी साल में जैसे ये ये अभी सडन से क्या- चेंजेस आने चालू हुए हैं ये अब 2023 में आपके लागू कर दिया है इस लॉ को, अच्छा पहले नहीं था ये। ठीक। तो 2023 में जो चीज़ें की है उन्होंने जी तो ये मेन चीज़ें की है जो मैं आपको कोई बताऊं। सडन केस के कारण किया था सर ये चीजें यहाँ एक चीज मान लो काफ़ी डिले भी हो रही थी और ऑफेंस भी बढ़ रहे थे, जैसे महिलाओं के साथ अत्याचार के अपराध बहुत बढ़ रहे थे, रेप अच्छा केस बहुत हो रहे हैं, पॉक्सो के केस बहुत हो रहे हैं। तो इसकी सबकी गंभीरता को देखते हुए इन्होंने एक्शन उठाया ताकि पब्लिक में भी एक मैसेज जाए जी और जो विक्टिम है हम्म, उसको भी रिलीफ मिले। ये तो यही सर पर कोई पर्टिकुलर जैसे केस जैसा भी निर्भया वाला बहुत ज्यादा फेमस हाँ बहुत पुराना केस हो गया है। पर ये बहुत पुराना है उस टाइम पे ये जजमेंट नहीं हुआ पर अभी रिसेंट में हाँ ये भी किया है, ये अभी ये रिसेंट में 2023 में टाइम बाउंड कर दिया। ओके तो वो केस भी बहुत लंबे चले थे, निर्भया केस बहुत लंबा चला था। अब नए लॉ में इनको सबको टाइम बाउंड कर दिया जी कि भाई आपको इतना अर्ली करके आपको डिसाइड करने हैं। जी जी तो ये बहुत बड़ा चेंज है, महिलाओं को काफी रिलीफ मिलेगा। हाँ 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 अब जो भी जैसे मैंने आपको बताया जी कि वो दोषी है निर्दोष है, निर्णय तो दो। अब 10 साल लेके बैठ जाओगे, 5 साल लेके बैठ जाओगे तो जो भी है अगर मान लो अपराध नहीं किया उसने तो बरी हो जाएगा और किया तो सजा मिलेगी उसको। वही है कि अगर जो जिसने अपराध नहीं किया वो भी 10 साल तक जैसे कोई फायदा, दोनों को फायदा, हाँ दोनों को फायदा दोनों को फायदा है। जी तो ये जो स्पीडी ट्रायल का जो किया ना कंसेप्ट जो ये था वो दोनों के लिए था। जी तो पीड़ित पक्ष भी जा सकता है, जैसे मान लो किसी ने FIR दर्ज कराई उसके साथ भी तो अन्याय है ये भी है सबसे बड़ी कि उसके साथ तो ऑफेंस भी हुआ और उसका भी फैसला नहीं हो रहा, उधर उसके साथ भी इनजस्टिस है, किसके साथ, मुलजिम के साथ भी। तो इनजस्टिस तो दोनों के साथ में है। जी तो ये दोनों के लिए किया था उसमें स्पीड ट्रायल का और अब इसमें आपके कर ही दिया। तो ये जो मोटी मोटी चीजें हैं ये पब्लिक के लिए जाननी बहुत जरूरी है। जैसा मुझे आपका ये सवाल बहुत अच्छा लगा, आपने शुरुआत में से कि पुलिस में गए उसको पता है रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। एक बेसिक चीज होती है तो जनरली अफवाह ये है कि पुलिस काम नहीं, पुलिस काम भी कर रही है, काम कर रही है काम कर रही है लेकिन वो आपने मुकदमे ऐसा दर्ज करा दिया ऐसे के वो तरीका नहीं है ना लोगों को बताने का पता नहीं है उनको। कि तो ये चीज आप जाकर के मान लो लीगल राय देकर के जाओ या किसी को पूछ के जाओ या आप नॉलेज के हिसाब से मान लो ऑफेंस तो बहुत बड़ा आ गया, आपने रिपोर्ट ही सही नहीं लगाई जी जी है। अब जैसे एक मकान है आपका, मकान में सिंपल प्रवेश किया तो हाउस के आसपास अगर मकान में कूद फाद के गए, ताला खोल के गए या आपके जो मकान का जो रास्ता है उस रास्ते से बिन रास्ते से खिड़की खोल के घुस गए, जी जी वो हाउस ब्रेकिंग हो गई। ओके अब जैसे सनसेट है, सनसेट के बाद में कोई ऑफेंस होता है उसकी गंभीरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जी सजा का प्रावधान बढ़ जाता है। एक सनसेट के पहले ऑफेंस हुआ, सनसेट के बाद में आपने हाउस स्पेस किया, आजीवन कारावास तक हो जाएगा उसमें। ओके तो ये जो चीजें मोटी मोटी है ये पब्लिक को पता नहीं है और जब तक आपने एक बार क्या है कि FIR दर्ज करा दी तो आपके हाथ से चीज निकल गई, क्योंकि आपने जो चीज बतानी थी बता दी सीधे से। अब जो चीज बहुत सी बात तो पब्लिक को भी पता नहीं होती है। बेसिक राइट से नहीं पता हाँ अब जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देता हूँ मैं आपको। आप रास्ते से जा रहे हो, जी आपके साथ में किसी ने मारपीट कर ली, जी सिंपल केस हुआ, किसका हुआ, आपने ये बात बताई मैं जा रहा था और मेरे साथ में उसने लातों घुसों से मारपीट की, छोटी सी इंजरी आ गई आपके, किसका मुकदमा हुआ 323 पुरानी धारा में, सिंपल। लेकिन ये जो ऑफेंस है कौन सा है, नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय अपराध। आप गए थाने पे, कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या सोचोगे, पुलिस में गए, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। पुलिस काम नहीं अब आपको ये ध्यान नहीं है क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो कॉग्निजेबल है नॉन कॉग्निजेबल वो इसलिए नहीं हुई कि वो मुकदमा कैसा था, नॉन कॉग्निजेबल। अब इसके साथ ही अगर आप ये लिखवा देते हैं क्या कि मैं वहां से जा रहा था और मुझे रोक कर मारपीट की,
रोक के मतलब रॉन्गफुल रेस्टोरेंट, जानबूझ के मारा, जानबूझ के नहीं, प्लानिंग। रास्ते में रोक करके। अच्छा, रोक। आपका जाने का अधिकार है, जी। लेकिन आपको उधर नहीं जाने दिया, रोका। रेस्टोरेंट अच्छा, यूं। रेस्टोरेंट हाँ, आगे नहीं जाने देंगे। आगे नहीं जाने दिया, रास्ते में रोक कर मारपीट किया, आपके कॉग्निटिव ऑफेंस हो गया, मुकदमा दर्ज हो गया। देखो शब्दों का इतना हेरफेर है, नहीं है। जी। अब जैसे आपको पता ही नहीं है, सनसेट का पता नहीं है, आपने टाइम के साथ रिपोर्ट लेके दी जाएगी, वो सनसेट वाला टाइम आपने डाल दिया कि साहब सनसेट के बाद 7:30 8 बजे 7 बजे जो भी टाइम चलता है, ऑफिस की ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। मकान में घुस के मारपीट की, लेकिन आपने ये बताया कि दीवार फांद के मकान में घुसा, हाउस ब्रेकिंग, पनिशमेंट बढ़ जाएगा, जी। है नॉन अवेलेबल हो जाएगा। जो आप कह रहे हो ना अवेलेबल नॉन अवेलेबल, वो उसके एक ऊपर अवेलेबल मकान में घुसा, अवेलेबल फांद के घुसा, नॉन अवेलेबल। तो ये जो चीजें हैं तो होती है ना, कंफ्यूजन सारा यहीं पे थोड़ा सा। और फिर अपन दोस्त पुलिस को भी देते हैं कि साहब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन आपने चीज ही ऐसी लिखा है, क्या करो हम। रास्ते हर चीज के हैं, हर डिपार्टमेंट काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, उच्च अधिकारी के पास दर्ज हो जाएगी आपकी रिपोर्ट, वहां भी नहीं हुई, कोर्ट में पेश कर दो, जी। होगी जरूर। लेकिन आपको आपके अधिकार के प्रति जानकारी होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत लौकिक जानकारी भी होनी चाहिए। लेकिन विडम्बना है कि पब्लिक को जानकारी नहीं हो पाती। ये तो उससे हाँ? ये तो बात आ जाती है ना सर कि एक नॉर्मल बेस के केसेस के ऊपर बात आ जाती है, पर जब केस बात आती है, जब मान लीजिए कोई लड़की है या ऑफिसर है जो है, उनको अगर हैरेसमेंट या अब्यूज किया जाता है, तो उनको कैसे पता पड़ेगा उनके हक की, कि वो कौन से लॉज है जो उनके। अच्छा, उनके लिए लॉ को तो लेडीज को बहुत फेवर कर रहा है लॉ आजकल, कितना मतलब बहुत ज्यादा। क्या नए तरीके के लॉज है सर? रोल भी इसलिए है कि हम लेडीज के आप जाओगे रिपोर्ट दर्ज होगी, जी। मना नहीं कर सकते उसको भी। दूसरी बात यह है कि उसके जो स्टेटमेंट वगैरह होगी, पुलिस घर पे आएगी उसके, उसको थाने जाने की नहीं, पुलिस घर पे आके बयान लेगी उसके। टाइम बाउंड बता दिया, इतने समय मेडिकल करवाना, टाइम बाउंड कर दिया कि रेप केस में, पॉक्सो केस में और छेड़छाड़ के केस में, 154 केस में उसके 164 के स्टेटमेंट होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, ओके। पहले नहीं था। 164 के बयान होते हैं, एक होते हैं 161 के। 161 के बयान तो पुलिस लेती है, जिसपे सिग्नेचर नहीं होते। जी। सबसे बड़ी विडम्बना लगी यही है, सारे चेंज हो गए, लेकिन जहाँ चेंज होने की आवश्यकता थी वहाँ नहीं हुआ। जी। पुलिस फाइल जो होती है, रिपोर्ट से लेके नक्शा मौका, तस्दीक मौका, गिरफ्तारी, सब पे संबंधित के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन 161 सीआरपीसी में खाली आईओ के हस्ताक्षर होते हैं, पीड़ित के हस्ताक्षर ही नहीं होते। जी। ये सबसे बड़ी विडम्बना है, और इसी का फायदा सब जगह मिल रहा है, मुलजिम को भी मिलता है, और को भी मिलता है, वकील को मिलता है। जी। जी। जो मेन चीज है। दूसरा होता है 164, 164 पुराना, उसको नए लॉ में 161 को तो कर दिया 180, और उसको 164 को कर दिया आपके 181। 164 में क्या होता है, जो बयान होते हैं, अब लेडीज वाले केस में तो कंपल्सरी मस्ट जरूरी कर दिया कि उसमें तो मजिस्ट्रेट के जैसे बयान आपको करवाने ही पड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। छेड़छाड़ का मामला है, पॉक्सो का मामला है, आपके और छोटे मोटे मामले हैं महिला से संबंधित अपराध में, उसमें धारा 164 के बयान होते हैं मजिस्ट्रेट के सामने। जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए एक बार, तो वो ऑथेंटिक हो गए, उसमें चेंज की गुंजाइश कम हो जाती है, सबके हाथ बन जाता है। तो नए लॉ में 164 के बयान कंपल्सरी कर दिए। जिस महिला के साथ कोई छोटा मोटा अपराध हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो भी 164 के बयान कराओ उसके। तो मान लो पुलिस कोई चीज नहीं भी लिख रही है, और कोई चीज पुलिस ने लिखी या नहीं लिखी है वो भूल गई, लेकिन जब अगर उसने 164 में लिखा दिए, तो उसके बयानों की पावर बढ़ जाती है, काफी वेटेज बढ़ जाता है। ये एक चेंज है महिला के लिए बहुत। अब कोई चीज छिपेगी नहीं, ये चेंज है आपके 164 सीआरपीसी का, जी। बीएनएसएस का, है। दूसरा कि आप लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले लो, आप एक्शन तो लो, शुरुआत करो, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने सूचना दे दी, सूचना ने वो उसने अधिकारी कार्रवाई नहीं, उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, उस अधिकारी के तो खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल ये गुंडागर्दी कम करने के लिए तो गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, जी। लॉ में चेंज कर रही है। वो किस लिए कर रही है? इसी आप बार। एक बार आप फोन नंबर दे रहे हैं बहुत सारे, अच्छा। महिला आयोग के ले लो, आपके ये और कौन से बहुत सारे आयोग है, आपकी रोज लिस्ट आती है इसकी, आप सूचना करो उनको, जी। जी। पुलिस में फोन करके बता दो। आप एक बार फोन करके देखो तो सही, कि कोई छेड़छाड़ कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, एक बार फोन करके देखो आप, तुरंत एक्शन होगा, क्यों बाउंड है, रिकॉर्डिंग होती है हर चीज की, तो ये गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। लेकिन बहुत सी बार क्या होती है, पब्लिक इग्नोर करती है। जी। जब आप इग्नोर करते हो, तो उसके हौसले बुलंद होते हैं मुलजिम के, क्रिमिनल के। लेकिन अब एक्शन होने लगा है, अधिकारी नहीं कर रहा, आप सीधे जब तो फोन पे 108 पे बात करो ना, 112 पे करो ना, 101 पे करो ना,
संबंधित थाने फ़ोन करो ना। क्यों, आजकल तो मोबाइल का टाइम है, आप फ़ोन कर रहे हो तो ये पता चल रहा है कि आपने फ़ोन किया। समझ रहे हो आप? जी जी जी। तो आजकल कोई चीज़ छिपती नहीं है। पर ये तो सारे हो गए ना कि सर लीगली अगर जैसे अपन देख रहे हैं किसी के साथ किसी ने कुछ किया तो अपन ने डायरेक्ट कॉल करके बोल दिया ये हाँ। सब चीज़ें। पर जब ये चीज़ें बिगड़ती और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे जाती तो उनके लिए भी कुछ होगा ना, जैसे कि जैसे मान लीजिए कि किसी कोई लड़की जा रही थी रूम से तो उसको किसी ने छेड़ दिया, हाँ, तो पर्टिकुलर उस पे कौन सी धाराएं लगेगी? देखो उसमें जो जैसा कोई पीछा ही कर रहा है, हम्म कोई सीटी बजा रहा है हम्म या कोई वो फोटोग्राफी कर रहा है, जी, पॉक्सो एक्ट में जा रहा है। पूरा पूरा पॉक्सो में जा रहा है। पॉक्सो में जा रहे हैं, हम्म, बिल्कुल पॉक्सो में जा रहा है। और पॉक्सो में जाने का मतलब आप जानते हो क्या होता है? तो पूरा वो तो खत्म ही है, नहीं, तो कैसे, गंभीरता क्या है इसके? नहीं होता सर, बताइए। देखो पॉक्सो में जाने का सबसे बड़ी बात है कि स्पेशल कोर्ट होती है, अच्छा पूरी कप, सेशन ट्रायल होती है उसमें। अच्छा उसमें सेशन ट्रायल होती है, कोर्ट ऑफ सेशन, जो मैंने आपको बताई, वारंट ट्रायल, सबसे पहले सेशन ट्रायल। तो गंभीरता देखो आप इस चीज़ की, स्पेशल कोर्ट बना दी है हर जिले में, सेशन जज उस केस को सुनता है सेशन पॉक्सो कोर्ट में, जी। है। गंभीरता इस चीज़ की है। और वो कोर्ट होती है जिले में होती है, जैसे यहाँ का मुकदमा हो तो भी वो कोर्ट में ट्रांसफर होकर फाइल वहीं जाएगी, ट्रांसफर भी नहीं होगी। तो मुलजिम में 17 बार सोचेगा, हियरिंग के लिए उसको वहाँ जाना पड़ेगा। किशन में का मामला ले लो और कहीं का भी ले लो, लेकिन पॉक्सो कोर्ट में जाना है उसको। तो जो अगर अपराधी कोई सोचता है तो एक बार लपेटे में आ गया, जिंदगी में नाम नहीं लेगा कभी। बहुत सी बात देखते हैं ना, अपराधी बोलता है, बढ़ चढ़ की बातें करता है, वो क्या लपेटे में नहीं आया। ये दही हाँ, जिस दिन किसी ने एक्शन ले लिया, पुलिस भी एक्शन लेती है, कोर्ट भी लेती है, फिर केस लड़ना इतना इजी थोड़ी है। तो पब्लिक भी तो लेगी फिर उस से, हाँ, वो भी लेगी। तो अब लेडीज को बहुत अधिकार है। तो ये बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये जो चेंज आ रहा है इसके असर आपको दिखेंगे 2-4 साल बाद में। जी जी। बिल्कुल। जब ये सर ये तो वुमेन्स की बात आ गई, अब नॉर्मल अपन एक नॉर्मल एक थॉट्स के रहते हैं कि जैसे मोरल पॉलिसीज के बारे में, हाँ हाँ कि जब कोई लड़का लड़की पार्क में बैठे हैं हाँ हाँ पुलिस आकर के उनको पकड़ के ले जाती है, हाँ, तो क्या ये इलीगल है या इलीगल ये है? इलीगल है। इलीगल है। हाँ, तो क्यों, उनको लेडीज को बहुत राइट मिले हुए हैं, जी एविडेंस एक्ट में मिला हुआ है और में भी मिला हुआ है, उनका राइट है, वो कोई इंटरवीन नहीं कर सकता किसी मामले में इसमें। जी जैसे सेक्शन 48 ही आपकी पैसे की है, इसमें राइट दे रखा है, उसमें लेडीज को भी है पूरा, हस्बैंड वाइफ को राइट दे रखा है 126-27 में BSM में, कि उनके संबंध में क्या बातचीत है किसी को नहीं बताएंगे। अब लेडीज रात को 10 बजे घूम रही है, 11 बजे घूम रही है, उसका राइट है, पर्सनल चॉइस है उसकी, कोई पुलिसिंग नहीं कर सकता उसको। क्या किसी को राइट, पुलिस को भी राइट नहीं है, आम पब्लिक को भी राइट नहीं है जी। तो ये बहुत चेंज है इसमें। इसके अलावा सर और कोई चेंजेस सर? जैसे जैसे ये तो हो गया कि पब्लिक के अंदर जाती है तो हाँ पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आ गया, बिल्कुल। पर जब जैसे आपके डिपार्टमेंट का एग्जांपल ले लेता हूँ सर, हाँ, उसमें कमेटी बना रखी है गवर्नमेंट ऑफिस में, प्राइवेट में भी है। SOPs में जो ऐसा जैसे मान लो कि उनके साथ कोई घटना घटती है, जी वो कमेटी में रिपोर्ट रखती है, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। जी ये बहुत बड़ा चेंज है, ये हर डिपार्टमेंट में है, हर ऑफिस में है, ओके। कि वहाँ उसकी वो कंप्लेन कर जी सर, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कंपनीज में आजकल देना चालू कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ओके वो अपनी कंप्लेन पेश कर सकती है, ऑफिस में कुछ दिक्कत आ रही है उसके साथ में, तो वहाँ है ये। सर, ये तो हो गया सर नॉर्मल अपने जितने भी रूल्स वगैरह आ गए हैं। एक आजकल यूथ जो है ना सबसे बड़ी चीज़ से झेल रहा है, मतलब कि कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा नशा जो है वो ड्रग्स का है, एक तो ड्रग्स का, और ड्रग्स अब्यूजिंग जो केसेस बनते हैं इसके अंदर एक सबसे बड़ा सर लूपहोल क्या है जिसकी वजह से वो बच जाते हैं सर? ड्रग एब्यूज में, देखो ड्रग एब्यूज में तो मेन चीज़ तो ये थी कि जो ड्रग्स होता है जी ये बना है मेडिसिन के लिए। तो इसकी शुरुआत यूँ होती है, मान लो कोई भी किसी के पेन हो रहा है जी या किसी के मेंटल प्रॉब्लम है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाई देता था, या दिया आपने उसको पेन किलर दे दिए, या जो भी उसकी बीमारी वो देता था, एक तो फिजिकल और एक मेंटल। जी तो होता क्या था बहुत सी बार कि उसको रिलीफ मिलता है पेशेंट को उससे, तो पेशेंट तो क्या करता था कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के उसने वो खुद लेना चालू कर दिया जी ड्रग। अब वो एक्सेस में लेने लग गया तो उसका अभी चालू हो गया। जैसे आपने एक खांसी की दवाई सुनी होगी पहले, हाँ सुंदरी सुंदरी राम तो साहब, उसको लोगों ने नशे के रूप में चालू कर दिया। वो बंदी से चक्कर पंजाब के अंदर आपके ये ब्रेड के ऊपर ये जो आयोडेक्स आता है ना, इसको लगा के खाना चालू कर दिया, नशा आता था इससे। पंजाब साइड में, पंजाब ये से तो मैंने पहली बार सुना। आयोडेक्स होती थी ना आपके, हाँ हाँ बाम जिसको हाँ बोलते हाँ हैं, हाँ ब्रेड पे लगा के उसको खाना चालू कर दिया। ये देख, तो एब्यूज का मतलब ये होता है ड्रग तो बनी थी उसके रिलीफ के लिए, लेकिन उसका एक्सेस यूज हो गया। जी दूसरा क्या होगा, जो आप यूथ की बात कर रहे हो, यूथ में एक तो सोसाइटी,
बच्चों की सोसाइटी ऐसी बन गई नशे की, हम्म, इंजेक्शन लगा रहे हैं, मॉर्फिन ले रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। तो ड्रग एब्यूज तब होता है या तो उसकी सोसाइटी गलत होगी बच्चे की, हाँ, या उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो काफ़ी आई थी, आईएएस बनना चाह रहा था, आईपीएस बनना चाह रहा था, एग्जाम पास नहीं कर पाया, डिप्रेशन में चल गया, नशे का आदी हो गया। कोई आदमी ऑफिस में ओवर बर्डन हो गया, काम ज़्यादा है, शाम को आके दारू पी रहा है। तो सोसाइटी ले लो, लोनलीनेस ले लो, आपके फ्रेंड सर्किल ले लो, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आदमी क्या नशे में डूब जाता है। जी, और उसमें डूबने के बाद में क्या है कि एक बार जब आदमी इसमें कूद जाता है तो उसके लिए निकलना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें फिर क्या पूरा परिवार तबाह होता है। जी, और इसमें भी क्या हुआ कि पहले बड़े नॉर्मल ऑफेंस हो जाते हैं, ये अफीम के ले लो, और आपकी ये क्या नाम रहे, शराब के रिंग के जो होते थे। जी, 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 अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि तो कुछ सालों से इनको क्या सीरियस ऑफेंस मान लिया, स्पेशल लॉ बना दिया इसके लिए, जी, जैसे एनडीपीएस बना दिया, पहले नहीं था एनडीपीएस। जी, मेरी पोस्टिंग थी प्रोफेसर में, उसमें जब मैं गया एक बार तो मैंने देखा जी, कि वहाँ एनडीपीएस का मुकदमा चल रहा था, 1.5 किलो अफीम बरामद थी, और मुकदमा उसी कोर्ट में चल रहा था, लोअर कोर्ट में। जी, जबकि तो 100 ग्राम अफीम मिल जाए तो भी स्पेशल कोर्ट में जाता है। तो मेरे को तब मेरे को ध्यान में आया एकदम कि ये मुकदमा पुराना है। जी, तो पहले सीरियस ऑफेंस नहीं थे, अब इसको सीरियस ऑफेंस मान के स्पेशल कोर्ट बना के जमानत नहीं होती, जी, बेल होना ही बहुत मुश्किल है एनडीपीएस केस में, तो नार्कोटिक्स में स्पेशल कोर्ट हो गई, जैसे पॉक्सो की हुई ना, वैसे स्पेशल कोर्ट हो गई एनडीपीएस की, जी, बहुत सीरियस ऑफेंस हो गए। तो गवर्नमेंट ने इनको मानते हुए बड़े सीरियस ऑफेंस माने, सीरियस कोर्टें बना दी। तो अब बड़ा सोच समझ के मुलजिम कोई कर भी रहा है, कोई पकड़ में आ गया तो जीवन तबाह हो जाएगा उसका। तो गवर्नमेंट ने ले लो इसको बड़ा सीरियस भी लिया। जी, 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 एक्साइज केस में हो गए, एक्साइज के केस बनने लग गए शराब के, जी। उसमें मात्रा निश्चित कर दी, वैसे ज़्यादा शराब नहीं रखोगे आप। तो अच्छा, इनकी एक लिमिटेशन होती एक है। लिमिटेशन, जी, बिल्कुल ये कर दिया इसमें। जी। अभी अगर मान लीजिए सर कोई एक केस के अंदर फँस जाता है, हाँ। कोई भी एक पर्टिकुलर यूथ है जैसे जिसकी उम्र होगी एप्रॉक्स 18 साल से 24 साल के बीच, ठीक है। और वो अगर कहीं कुछ लेके जा रहा है, जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं चरस गांजा वगैरह जो भी चलता है आजकल नॉर्मल बेस पे, वो पकड़ा जाता है तो उसपे कौन सी धाराएँ लगती है सर नॉर्मल? देखो उसमें जाएगी एनडीपीएस के, जी, एनडीपीएस के जो केस होते हैं ना, जी। 7, 8, 18, हुँ, 29, 18, हुँ, ये धाराएं लगती है उसको। अब वो उसमें डिपेंड करता है कि मात्रा कितनी थी। हुँ, उसमें 3-4 चीज़ें चलती है, कमर्शियल क्वांटिटी, हुँ, स्मॉल क्वांटिटी। जी, अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो वो मामला कम सीरियस होता है, जी। और अगर कमर्शियल मिल गई उसके बाद में, हाँ, वो बेचने के हिसाब हाँ बेस कमर्शियल यूज कर रहा है, जी। तो मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। वो उस क्वालिटी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है सारा। क्या प्रिजनमेंट रहता है इसका, कितने years? इसमें आजीवन कारावास तक की सजा है इसमें, उसके ऊपर डिपेंड थोड़ी करता है कि कितनी मात्रा। उस पर डिपेंड करता है, अच्छा, उसके ऊपर डिपेंड। उसी पे डिपेंड करता है। अच्छा, ना वो कमर्शियल मात्रा मिल गई तो LIB है उसमें, आजीवन कारावास की सजा होती है। ओके, ओके, ओके। तो वो सारा क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है उसमें। जी, तो ये मामले तो बड़े सीरियस मामले हैं आजकल। तो पब्लिक को जो आम मैसेज तो ये है कि उनको ध्यान रखना पड़ता है इस चीज़ में। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जनरली पब्लिक, आपने एक चीज़ पूछी तो साथ के साथ बता दूं आपको कि बहुत सी बार क्या होता है कि व्हीकल होते हैं, हाँ, आपकी कार है हाँ, या आपकी गाड़ी है, स्कूटर वगैरह जो भी है, जी, आप देने से पहले 50 बार सोचो। कोई फ्रेंड ही आपसे गाड़ी मांग के ले गया अच्छा, और उसमें अगर शराब मिल गई, हाँ, या उसमें एनडीपीएस की वो कोई रिलेटेड सब्सटेंस मिल गया, तो वो तो मामला और खतरनाक हो गया। उसमें क्या हुआ है कि बटन ऑफ प्रूफ उस पर जाता है जो मालिक है, जो गाड़ी का ओनर है, जो गाड़ी का ओनर है। क्योंकि वो तो ये देख कर सकता है कि मेरे को तो बोला था कि पकड़ा देना गाड़ी जा करके। अब आपकी गाड़ी तो मांग के ले गया, हाँ। उसमें उसने 10 बोतल शराब रख ली, अरे भाई, कार्टून लेके आ रहा है शराब का, हाँ, दोस्त है सर्किल है, आज पार्टी करेंगे, हाँ, रख ली बोतल, आपको पता ही नहीं है। हाँ, तो आपको ये पता नहीं है, लेकिन मुलजिम आप भी बन गए उसमें। उसमें जो गाड़ी का आज से होल्डर होता है वो मुलजिम बनता है उसमें। फिर आप अब बटन ऑफ प्रूफ उस पर जाता है, वो कोर्ट में साबित करे कि साहब मेरे से मांग के लेके थे, एक बोनाफाइड दी नहीं थी, ये आपको साबित करना है। जी, 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 पुलिस तो आपको मुलजिम बनेगी। जी, ऐसे एनडीपीएस में हाँ, आपकी गाड़ी लेके गया कोई, उसमें डोडे बन रहा है, हाँ, हाँ, या उसमें अभी मिल गई 500-700 ग्राम, हाँ, हाँ, तो गाड़ी तो गई जो गई, मुलजिम और बन जाएगा वो। जी, तो पब्लिक को मेरा मैसेज है कि ये तो स्पेशल ध्यान रखे, गाड़ी पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, जी, और देवे तो ये ध्यान रखे कि आदमी करेक्टर कैसा है, कि ऐसा तो नहीं है कि वो शराब पी के चला रहा है गाड़ी आपकी, हाँ, 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 कहीं ऐसा तो नहीं है कि शराब की बोतल लेके आ रहा है उसमें, जी, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें इसमें कैसा सामग्री लिया है वो। जी, तो मुलजिम तो बनते ही है, उसके अलावा गाड़ी भी जब्त होती है। अब मुलजिम बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर जाता है सबसे बड़ी बात, साबित करने के बाद कि आप निर्दोष हो, ये आपको कोर्ट में साबित करना है। जी, ये पुलिस का काम नहीं है, पुलिस तो खाली आपको ये देखेगी कि इसका मालिक कौन है गाड़ी का, जी, जो आज से आपके नाम है उसको मालिक मान लेगी। जी। सर, एक सवाल आता है
कि एविडेंस एक्ट के अंदर कि एक होता है पक्का सबूत और एक होता है कच्चा सबूत। पुलिस इस चीज के अंदर कैसे फाइंड करती है कि जैसे एविडेंस अगर वीक है स्ट्रांग है तो क्या इस पे कुछ केस पे इफेक्ट पड़ता है इस चीजों का? देखो, एविडेंस जो होती है ना, वो तो करीब 15-20 प्रकार की होती है, बहुत सारी होती है उसमें। जी जी। लेकिन जो क्रेडिबल एविडेंस होती है, विश्वसनीय साक्ष्य, उसका बड़ा महत्व होता है। जैसे आई विटनेस हो गया, जिसने घटना देखी, एक तो वो बता रहा है, तो उसके जो बयान होंगे वो क्रेडिबल होंगे। जी। या जैसे ओकेजनल विटनेस है, चांस विटनेस है, उधर से निकल रहा था, उसने घटना होते हुए देखी, तो वो भी रियल विटनेस की तरह माना जाता है। तो जिसने आदमी ने घटना देखी है, डायरेक्ट जो एविडेंस दे रहा है, एक होती है आपकी इनडायरेक्ट एविडेंस, डायरेक्ट तो नहीं है, देखिए कोरबेटिव एविडेंस है, इनडायरेक्ट है। जैसे एक मर्डर हुआ, ए ने बी का मर्डर किया, सी ने देखा, और वही बात सी ने किया, डी को बताई, तो क्रेडिबल किसकी हुई? जिसने देखा। जिसने देखा। और इनक्रेडिबल किसकी होगी? जिसने डी को बताया, डी बता रहा है, हियर्स एविडेंस, सुनी सुनाई, वो एविडेंस बड़ी कमजोर होती है। जी कोई बात सुन रहा है जी तो कोर्ट के सुनी सुनाई बात पे तो विश्वास करता ही नहीं, कभी डिसअलाउड होती है इसमें। जी। ये दूसरा क्या होती है कि जो पुलिस बहुत सी बार क्या करती है, पॉकेट विटनेस बना लेती है। पॉकेट विटनेस हुआ, स्टॉक विटनेस हुआ, और आपके हियर्स विटनेस हो गई, जी। या आपके क्या नाम इंटरेस्टेड विटनेस हो गई। अगर इस प्रकार के साक्ष्य कोर्ट में आती है तो वो साक्ष्य प्रोसिक्यूशन दृष्टि से बड़ा कमजोर होता है। अब पॉकेट विटनेस उसको बोलते हैं कि पुलिस के हिसाब से जब मर्जी बड़ा ऑफिसर को सेट कर दिया। या स्टॉक विटनेस वो हो गया जो पुलिस का गवाह था उसको गवाह बना दिया, जैसे कोई गवाह नहीं मिला तो थाने पे जो लांगरी खाना वाना पड़ता है उसको गवाह बना दिया, थाने के बाद दुकान है कि बिल लगी हुई है उसको गवाह बना दिया, उसी को 5-7 फाइल में आप विटनेस बना रहे हो। तो पॉकेट विटनेस आप बार बार बना रहे हो तो उस गवाह की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, फिर किताबी तो बार बार गवाह देता है, उसकी जो साक्ष्य मूल्य वो खत्म हो जाती है। तो रियल विटनेस हो, वर्चुअल विटनेस हो जी और एक आपके वो फेयर विटनेस हो, जी। इस प्रकार की गवाह आती है, तो उस गवाह की साक्ष्य की वैल्यू ज़्यादा होती है। और जो आपने सुनी सुना साक्ष्य ले ली, पॉकेट विटनेस ले लिया, जी डिकॉय विटनेस ले लिया, शेडो विटनेस ले लिया, तो इस प्रकार के पत्रावली में साक्ष्य हो रही है तो वो केस को मजबूत करने का कमजोर हो जाता है, क्योंकि उनकी साक्ष्य वैल्यू तो है नहीं। जी जी। और एक्चुअली होती है क्या कि साक्ष्य की जो वैल्यू होती है वो क्वालिटी की वैल्यू होती है, क्वांटिटी की नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो 5 गवाह लिया तो 6 केस हो गया, कहीं जरूरी नहीं। क्वालिटी का विटनेस है एक ही बहुत है। या बहुत सी बार क्या है कि एक भी आई विटनेस नहीं है लेकिन केस अच्छा है आपका तो वही साबित हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ जी कि जंगल में एक मर्डर केस होता है। जी जी जी। एक व्यक्ति था, जंगल में बकरी चरा रहा है, जी उसके पास से एक व्यक्ति निकलता है, जी। उसके हाथ में चाकू था और कपड़ों पे खून लगा हुआ था। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। जी जी। तफ्तीश के बाद, तफ्तीश के दौरान है वो उसके दोनों का मैच करवाती है, किसका जिसके खून पे कपड़े लगे हुए थे, चाकू के पे खून लगा हुआ था, और मृतक का जो खून था उसकी एफएसएल जांच कराती है, दोनों की सेम मिल जाती है। अब यहाँ पे क्या है, आई विटनेस नहीं है कोई भी, क्या है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है। परिस्थिति अपने आप में बोल रही है कि उस मृतक का खून और जिस व्यक्ति के कपड़ों पे खून लगा हुआ था, चाकू पे खून लगा हुआ था, सिमिलर आ रहा है, तो इसका मतलब अपराध उसने किया। कोई भी विटनेस नहीं है और कोई ढंग की एविडेंस नहीं है, लेकिन केस आपका साबित है पुलिस का, ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी उल्टा से ऐसी। जी। तो अगर सर मान लीजिए अगर कोई केस के अंदर है ना सबूत इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है हाँ फिर भी पुलिस उस पर केस बना सकती है? हाँ, केस तो चार्ज के लगे एविडेंस है तो केस बनेगा उस पर। अच्छा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। बिना कोई प्रॉपर एविडेंस के भी ऐसे ये बताया ना मैंने आपको, केस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वो सारा केस पे डिपेंड, किस प्रकार की एविडेंस आ रही है। मतलब एविडेंस तो एविडेंस होता है वो चाहे कच्चा हो कैसे हाँ वो चलेगा वो। जी हाँ वो बात जरूर है, कोई तो जैसे मान लो इंडायरेक्ट एविडेंस ले लिया आपने, हियर्स एविडेंस ले लिया, वो एविडेंस कमजोर है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होती है वहाँ गाँव टूट जाता है। अब जैसे हियर्स एविडेंस है, सुनी सुनाई है, उसको वकील जिरा करेगा तो 1 सेकंड में तोड़ देगा। हाँ भाई आप तो मौके पे नहीं, आपको तो कोई पता नहीं है, जी जी जिस गवाह ने देखा उसने बताया आपको तो। हाँ। अब उसने, जैसे मैं ही सवाल कर रहा हूँ, जिरा कर रहा हूँ उससे कि भाई आपको ये चीज़ की घटना तो फला आदमी ने बताई थी, आपको तो मालूम नहीं है, तो वो क्या कहेगा, हाँ बिल्कुल सही है। अब मेरा नेक्स्ट सवाल होगा कि उस व्यक्ति ने घटना देखी कि नहीं देखी, आपको तो पता नहीं है, तो उसका जवाब हमें आएगा। अब ऐसे गवाह क्या मतलब, हाँ ये तो बात अब सही वो आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, आपको तो पता नहीं है, तो क्या जवाब देगा वो। ये
कहाँ से पता नहीं वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, मुझे तो उसने बताया था। तो वो खुद ही अपने आप में फंस गया। जी, तो वो केस अच्छा होने की वजह केस कमजोर हो गया, वो कमज़ोर हो गया। कमजोर हो गया ना बिल्कुल ही। जी, जी, इसको तो ऐसा पता ही नहीं है उसका वहाँ क्या महत्व है उसका, जी। हर बात में यहाँ भर रहा है वो। हुँ। और वकील को जो बहुत बड़ी पावर होती है वो होती है क्रॉस एग्जामिनेशन, अच्छा, धारा 146। जी। वकील के पास जो पावर है वो है सारी 146 में। पुलिस कितना भी अच्छा केस लाती है, वो जब गवाह की जिरह होती है क्रॉस एग्जामिनेशन, जी, जी, जी। वो गवाह वहाँ टूटता है। हुँ। अब उसको पता ही नहीं लीडिंग सवाल क्या हो गया। जी, जी, जी। जैसे मैंने भी आपको बताया लीडिंग सवाल 2-4 ये लीडिंग सवाल होता है। हुँ। कभी आपको तो पता नहीं है उसने घटना देखी कि नहीं देखी, अब उसको हमें जवाब देना पड़ेगा, देगा कि नहीं देगा, देगा, देगा। कि उसने सुना है खाली। अब वो सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है मेरे को तो पता नहीं है, क्या जवाब देगा। कई बार हो ना मुझसे, जी, जी। हाँ ही बोलेगा ना थोड़ी बोलेगा, बोल देगा क्या, भूलेगा, क्या बोलेगा, वो भगाएगा। वो ये बोलेगा जी। कि भाई उसने घटना देखी कि नहीं देखी तुझे तो पता नहीं है, जी, जी। तू तो इसलिए बता रहा है कि उसने तेरे को बताई। हाँ, हाँ। अब वो सच्चा है कि झूठा है तेरे को तो मालूम नहीं। अगर जैसे एक मेरे माइंड में एकदम से अभी ख्याल आया कि अगर मान लीजिए आपके पास में कोई आया बंदा, हाँ आपका एज एडवोकेट है, हाँ। आपको बता रहा है, एविडेंस वगैरह दे दिया, अगर आपको उठा के ले गया तो फिर पुलिस वाला जैसे आप- अच्छा गवाह के लिए गवाह के लिए। देखो मैंने बीएसएफ में आपको बताया, बीएसएफ में कुछ व्यक्तियों को कुछ 4-5 जनों को विशेष प्रोविजन वो प्रिविलेज मिला हुआ है, अच्छा, धारा 127 से लेके ऐसा भी कुछ है? बीएसएफ में। हाँ अच्छा, अच्छा। उसके अंदर है देखो, एक तो वकील है, हम्म, एक डॉक्टर है, हम्म, एक हस्बैंड वाइफ है, हम्म, और एक आपके जजेज है, ओके। और एक पुलिस है। हम्म, इन 5 से 6 जनों को छूट मिल रही है, वो विशेषाधिकारी शेष में दे रखे हैं। ठीक है। जैसे मान लो पुलिस है, हम्म, पुलिस को किसी अपराध के मामले में जानकारी मिली कि फला जगह मर्डर हो गया, किसी आदमी ने गुप्त सूचना दी उसको कि साहब यह मर्डर हो चुका है और ये फला फला आदमी को भागते देखा है, मैंने मर्डर करते देखा है, जो भी चीज़ उसने बताई, तो पुलिस आई विटनेस। उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएगी किसी को जी, कि आपको अपराध के मामले में सूचना कैसे हुई। जी, समझ गए आप, जी, जी। ये उसको अधिकार दिया है। नहीं तो मान लो किसी का अपराध की सूचना उसके यहाँ चोरी होगी, किसी का नाम बता दिया बेचारे जी। डर के मारे चार उसके घर पहुंच जाएंगे, तो ये प्रोटेक्शन मिला उसको कि उससे कोई नहीं पूछ सकता कि आपको अपराध के मामले में जानकारी कहाँ से हुई। जी, जी। न पुलिस अधिकारी पूछेगा, न जज पूछेगा, न वकील पूछेगा, ये तो मिल गई पुलिस को। पुलिस की हो गई ये तो। हाँ दूसरा होगी वकील की, एडवोकेट की। पुलिस को तो ये है कि वो बता नहीं सकता, वो वकील का। हाँ वकील का ये हुआ कि मान लो कोई मर्डरर है, किसी ने मर्डर किया, जी। मर्डर करने के बाद में वकील के पास मुलजिम जाता है हमेशा, और वकील क्या कहता है उसको कि भाई जो चीज अपराध हो गया, मुझे तो तू सही बात बता। अगर सही बात बताएगा तभी डिफेंस ले पाएगा वो। अगर डॉक्टर को ही आपने गलत चीज बता दी तो वो आपका क्या इलाज करेगा। दर्द जो आपके पेट में है, आप बता रहे हो मेरा सर दुख रहा है, तो वो सर का इलाज कर देगा आपके, है, और रात आपको मिलेगी नहीं। तो ऐसा ही वकील के साथ में है। कोई भी मुलजिम जाके किसको, वकील को बता रहा है, वकील क्या कहेगा, पूरी सच्ची बात तो बता मुझे, तब तो मैं तेरे केस में डिफेंस भी लूँ। सच बताएगा तभी तो आगे बढ़ूंगा मैं, और वकील के पास जाके झूठ बोल रहा है तो वो कैसे फंसाएगा उसको। ये तो है। अब ये एक नई चीज आती है इसमें, प्रोटेक्शन। अगर मान लो मुलजिम सच्चा है या गलत है, ये बहुत बात की बात है, जब तक उसको दोषी घोषित नहीं किया गया है वो निर्दोष है। मान लो किसी को गलत फंसाया है, झूठा नाम लिखाया है, जी। तो किसी को बहुत सी बार झूठे नाम भी लिखा देते हैं। हाँ, ये भी होता है। अब क्या पुलिस को नाम लिखाने के बाद ही मुलजिम बन गया क्या वो, है गलत तो गलत ही है। अब उसने जाके वकील को किया, वकील से बात कर रहा है वो, अब मान लो उसको प्रोटेक्शन नहीं होगा वकील को, जी। तो कल को तो पुलिस वकील को जाके उठा लाएगी। क्या ये बताओगे आपको इस मुलजिम ने क्या आपके बताया? सामने तो कराया फिर वो पूरा आपके सामने आपको क्या बात बताई, जी। और वकील के सामने उसने सच बात बताई, वकील ने जाके दिया हाँ साहब इसने तो मेरे सामने स्वीकार किया था, तो मैंने इसका मर्डर किया, व्यवस्था फैल जाएगी ना, है। बताइए। तो वहाँ उसको प्रोटेक्शन मिला है कि वकील को क्लाइंट ने क्या बात बताई वो बताने के लिए बात देनी है। जैसे ऐसा ही जो सीए के लिए भी है। हाँ, मेरा ये सवाल भी था सर, सीए के लिए रहता है ना कि हाँ प्रोफेशनल सूचना, प्रोफेशनल सूचना। ये प्रोफेशनल प्रोटेक्शन सूचना में आती है। जी, जी, जी। सीए को ले लो, वकील को ले लो, डॉक्टर को ले लो, ये जो है ये इनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है, जी। और ये जरूरी भी है। ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते अपने क्लाइंट्स के डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हिस्ट्री रिकॉर्ड्स वगैरह, बिल्कुल। या जो भी केस नहीं तो आप सपोज करो पुलिस जाके वकील को पकड़ लेगी, या अगर किसी का प्रॉपर्टी का चल रहा होगा तो उसको सीए को जाकर पकड़ लेगी, भाई इसके ये देता है, और वो बिल्कुल वो गलत चीज तो है। फिर वो ट्रायल बेकार हो जाएगी, कैसे होगा। हाँ, एब्सोल्यूट पावर मिल जाएगी पुलिस को, फिर लोगों को विश्वास नहीं करेंगे, विश्वास भी नहीं होगा, वो कहेंगे तो कि सारा पावर वही हो गया हाँ। कि जो उन्होंने कर दिया जो फाइनल है, फिर जस्टिस का होगा।
सबसे बड़ी चीज। तो ये चीज़ है इसमें। तो जो आपके दिमाग में बात आ रही है ना वो कि साहब वकील को बता दी, वो बता दी, हाँ हाँ हाँ, तो ये बहुत प्रोटेक्ट सोच समझ के बनाई हुई चीज़ें हैं ये तभी जाके ये आपके दोनों का प्रोटेक्शन है। हम्म, किसका है? मुलजिम का भी है, मुजरिम का भी है और उनका भी है। उसका भी है। नहीं तो मालूम पड़ा वकील के ऊपर केस कर दिया आगे जाके। हाँ क्योंकि कर देते हैं लोग, कुछ होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, कर देते हैं सर। ये चीज़ सर ये तो बात है, ये तो मतलब एक अच्छी चीज है, लोगों को कम से कम ये तो नोटिस में होना चाहिए कि आप जिसके पास जाके अपना कन्फेस कर रहे हो हाँ, चीजें। बिल्कुल। क्योंकि एक तो पहली चीज तो आपको वकील से सच भी बोलना है, हम्म। क्योंकि आप उनको अगर सच नहीं बताओगे तो आपका वो केस तो आपको रात लड़ ही नहीं पाएंगे। लड़ ही नहीं पाएंगे। जी। बिल्कुल और दूसरी चीज आपके मन में ये नहीं रहना चाहिए कि कल मालूम पड़ा कि मेरे को ले जा रहे तो वकील हाँ जा यार, रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। ये तो वकील सीधे उनके पास ही आएगी ना पुलिस तो जी जी जी। तो कहा भाई बताओ आपके सामने क्या कहा इसने मुलजिम ने, हम्म, और उनके बयान नोट डाउन कर लेंगे कि साहब वकील के पास गया तो उन्होंने कहा साहब मेरे सामने तो इसने कहा। तो ये प्रोविजन है, ये एविडेंस एक्ट में प्रोविजन है। ये सर अभी हुआ है, ये पहले से नहीं ये था? पहले से था, ये पहले से था ना? ये पहले से था। अच्छा अच्छा। सर एक आ जाती है आजकल, जैसे आप तो सर क्वालिफाइड वकील है सर एकदम, और इतने साल आपने दिया है सर अपनी सर्विस को। आजकल कुछ नए नए वकील भी बन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, जो कि है ना एडवाइस देते हैं लोगों को कि पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स को लेकर के। तो क्या वो अपना जॉब प्रॉपर कर रहे हैं या वो मिसगाइड कर रहे हैं लोग? नहीं वो प्रॉपर जॉब इसलिए नहीं हो पा रहा है कि पूरी नॉलेज नहीं दे रहे। हम्म इनकम्प्लीट जो नॉलेज होती है वो हमेशा दुखदाई होती है। वो अपनी तो पुरानी कहावत भी है, नीम हकीम खतरे जान, जानते हो आप? जी अगर आपको पूरी स्टडी नहीं है, पूरी नॉलेज नहीं है, जी। तो आप खतरे में डाल दोगे। अब यूट्यूब पे बहुत सी बार मैं देखता हूँ कि प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पता ही नहीं है, सर कोई तो एग्जाम्पल? ऐसे एविडेंस की तरह सुनी सुनाई बातें अच्छा, पिक्चर में देख लिया। पर ये केस स्टडीज के ऊपर करते हैं ना बेसिकली, या फिर जैसे जैसे कि एक होता है कि अपने को पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्क्राइब कर रहे हो, हाँ, या फिर कोई पर्टिकुलर कोई हिस्ट्री केस है जिसको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा बता रहे हैं, फिर लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई चीज होती है तो आपको ये चीज, तो वो उसमें मिसलीड कर सकते हैं उनको वो। वो मिसलीड इसलिए होता है कि उनकी पूरी पकड़ नहीं है। जब अच्छा। तक लॉ की आपको डीपली स्टडी नहीं होगी, हम्म आप लॉ को पूरा ढंग से पढ़ोगे नहीं। हम्म। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये तीनों साथ चलती है, अच्छा ये तीनों साथ चलती है? तीनों साथ साथ चलती है। जी। आपने आधी अधूरी नॉलेज दी किसी को, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, हम्म। अब पब्लिक को ये पता ही नहीं है, बहुत सी जगह तो ये पता नहीं है संज्ञेय अपराध का ऐसा संज्ञेय नहीं है के कैसे, जब तो मामला वो अवेलेबल होना जी या अवेलेबल नॉन अवेलेबल क्या था। हम्म जब तक आपको पूरी चीज के पता नहीं है कौन सा अवेलेबल, जैसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि वो किताब में लिखा हुआ है कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं अवेलेबल, संज्ञेय कौन सा है, असंज्ञेय कौन सा है, किस में अरेस्ट होगा, किस में अरेस्ट नहीं होगा, किसके क्या राइट है। जैसे मैंने आपको प्रोफेशनल सूचना के लिए बताया, रिपोर्ट का बताया, तो मैंने आपको ब्रीफली करीब करीब सारी चीजें बताई जो पूरी पब्लिक के काम की चीजें हैं ये। और लॉ में वो चीज़ है कि आपने एक बार क्या लिख के दे दिया वो बेस बनता है किसी भी चीज़ का। अब कितना ही सच्चा केस आपने एफआईआर में जो फैक्ट डाल दिया वो फाइनल करता है लू तक, वो सारा फायदा मुलजिम को उसी का मिलता है एफआईआर का। आपने क्या तो एफआईआर लिखाई, क्या आपके अधिकार है, कैसे आपको अधिकार है वो एफआईआर लिखानी चाहिए, डिले आपको एक्सटेंड करनी पड़ेगी, अगर अन्य से डिले दे रहे हो तो फायदा मिलता है। महिलाओं के अधिकार है, डाइवोर्स के मामले ले लो, डोमेस्टिक के ले लो, महिलाओं को बहुत राइट दिए हुए हैं, डोमेस्टिक बहुत फायदा मिलता है उनको। लेकिन वो है कि उसकी पूरी जानकारी हो, आपका एक गलत स्टेप आपके केस को खराब कर देगा। वो बताना है कि ऑन पॉइंट आपको हर एक तरीके से सोचना पड़ता है वहां पर केस। सोच करके ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है, केस लड़ना, केस को कैसे आगे बढ़ाना, कैसे सफलता अर्जित करनी। डिफेंस का हर एक चीज को लूप को आप समझना डिफेंस को पहले सोच के चलो कि वो अगला सवाल क्या आने वाला है सर, इसी तरह बिल्कुल। तो अगर आप इस हिसाब से काम, अब यूट्यूब पे बहुत सी बार क्या होता है कि इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, से। उसने जो सुनी, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इतनी स्टडी करना बड़ा मुश्किल है। आज के टाइम में पूरी स्टडी करना, किताबों को पढ़ना, वो पढ़ना एक बहुत टफ टाइम है। वकालत का पेशा बड़ा टफ है। वकालत में उसी को आना चाहिए जो टाइम दे सकता है, जो पढ़ सकता है। जिसको पढ़ने का शौक नहीं है उसके लिए वकालत नहीं है। जो 2-3 घंटे पढ़ सकता हो, स्ट्रगल कर सकता हो, ये प्रोफेशन उनके लिए है। इसमें शॉर्टकट नहीं है, और किसी प्रोफेशन में शॉर्टकट हो सकता है, वकालत में शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको अच्छा लॉयर बनना है, अगर कुछ करना है तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि कुछ लोग को तो देखा हुआ है सर, वो एक फिल्मों में दिखाते हैं ना, सेक्शन याद नहीं रहते लोगों को। और फिल्मों से सर याद आता है, जैसे एक्चुअल मेरा कुछ एक सवाल भी था आपसे, तो खैर आपको जाते ही कोर्ट वगैरह में जो पिक्चरों में दिखाते हैं सर कोर्ट वगैरह, वो एक्चुअल में वैसे ही ट्रीट होता है जैसे वेब सीरीज आजकल बहुत सारे बनती हैं इनसे रिलेटेड? नहीं बिल्कुल, उसका उसका कोई लेना नहीं है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल डे नाइट का फर्क है। डे नाइट का फर्क? हाँ डे नाइट का फर्क है। ओके। हाँ वहाँ कुछ भी नहीं, जैसा फिल्म में दिखाता है ना वैसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। हाँ
वो तो एक वो स्टाइल होती है फिल्म स्टाइल वाली, उनको सेक्शन ही पता नहीं है, मसाला ऐड करना मसाला ऐड करते हैं। वो तो एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट में ऐसा होता है। वो ना तो इतना कोई डेकोरम होता है ना कुछ जो वहाँ बताते हैं, जो आपको जीरे बताते हैं चीफ बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो अलग प्रोसीजर होता है कोर्ट का, कोर्ट में बयान करने का तरीका अलग होता है, वहाँ अलग डेकोरम होता है कोर्ट में, थोड़ा सा वहाँ का अलग होता है। जी तो बहुत सी बात तो फिल्मों से प्रभावित होकर लोग बाग सोचते हैं, तो वो चीज़ करते भी नहीं है प्रैक्टिकल में। नहीं, क्योंकि अगर जैसे यूट्यूब ले रहे थे, एक वो भी होता है ना कि लोग फिल्मों से भी सीखते हैं, फिल्मों से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, बहुत ज्यादा सीखते हैं। वो ये देखते हैं कि हाँ हमारे को तो बहुत कुछ पता है, एक्चुअल में उनको कुछ नहीं कुछ पता भी पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। जी। प्रैक्टिकल दुनिया बिल्कुल अलग है। एक सर मेरे माइंड में भी क्वेश्चन आया कि जब केस की बात आती है तो एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि जैसे आपके पास कोई केस लेके आया, आपको पता है कि वो गिल्टी है नहीं है, बता दिया उसने, आपको पता गिल्टी है, तो एक मोरल ड्यूटी क्या होगी किसी भी एडवोकेट के लिए कि वो सच के साथ जाए या अपनी जॉब को प्रायोरिटी दे सबसे ज्यादा? दुबे सवाल तो काफ़ी अच्छा भी है आपका, और इसका जवाब ये है कि देखो हर एक आदमी की मोरलिटी होती है। जी। अगर कोई व्यक्ति आपके पास में आया और अगर उस व्यक्ति का आप साथ नहीं दे रहे हो और आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, तो उसके साथ धोखेबाजी होगी। किसके साथ में? रिस्क वकील बने हो। जी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है किसी भी प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप एंटर कर रहे हो जी उसके प्रति आपको फेथफुल होना है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास में है, आपकी सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है कि उसकी बचाना। डॉक्टर के पास में कोई पेशेंट आया, उसकी ड्यूटी क्या है डॉक्टर की? कि वो तो पेशेंट को बचाना सबसे पहली अब चीज। वो पेशेंट चाहे बलात्कार करके आए हो, हाँ चाहे किसी को मर्डर करके आए हो, मर्डर करके आए हो। या कैसे भी कर, लेकिन डॉक्टर ये थोड़ी देखेगा कि नहीं ये तो मर्डर करके आएगा, मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। जॉब की प्रायोरिटी सबसे पहले है उसकी प्रायोरिटी क्या है? अपना जो जॉब है, अपना जजमेंट साइड में करके हाँ, और अपना जो काम है। हर एक के लिए अलग अलग संस्थाएं बनी हुई है। अब किसी ने दोष किया है नहीं किया, ये कोर्ट का काम है। जी ये तो कल को आप पुलिस को कह दोगे भाई अपराध तो किया ही है, उसको मुंह भी गोली मार देनी चाहिए ना, होता है ना बहुत सी बार, अरब कंट्रीज में होता है ना, काउंट वो उसको मौका ही नहीं मिला। एनकाउंटर वगैरह। और जब अगर ये चीज होने लग गई तो इसके रिपरकशंस क्या होंगे? मिसयूज ऑफ द पावर। कैसे? जिसको आपने पावर दी वही उसने जजमेंट ले लिया, अब किया नहीं किया, कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, तो ये डिसाइड तो कोर्ट करेगी ना। अगर पुलिस को मौका मिल गया जी तो दो सही मार देगी, दो गलत मार देगी, जी कि उसने तो फैसला कर दिया ऑन द स्पॉट। तो जो एथिक्स वाली बात होती नहीं, हर एक चीज के लिए जो हर एक का अपना अपना काम है। डॉक्टर का काम है मेडिकल देना, अगर वो डिसाइड करने लग गया कि साहब निर्दोष होगी तब इलाज करूंगा मैं, तो इसकी हिस्ट्री लेके इसने क्या अब वो कैसे डिसाइड करेगा? जी मान लो डॉक्टर के पास कोई आ गया और वो अपराधी है, मान लो अपराध जैसे मैंने आपको बताया केस में कि 20 साल बाद बरी हो गया है, और उसको पहले ही मार देते तो मर्डर किया, मुकदमे मार दिए या कुछ और किया, तो एथिक्स होते हैं हर चीज के उसमें। सबको अपने काम में है कि जिसका जो काम है वो अपने ड्यूटी जिम्मेदारी से करे। जी और वकील के पास कोई आगे तो उसका काम है कि जो उसकी जिससे जो फीस ले रहा है। अगर मान लो मुल्जिम आया या क्लाइंट को वकील के पास गया, उसने जाके कहा भाई मैं केस लड़ा, उसने सच बोल दी, तो फिर उसको केस लड़ने की जरूरत ही क्या है? सही बात वो तो सीधा पुलिस को कह देगा फिर। जी अगर वकील साहब जाके कह रहे हैं कि साहब इसने मेरे को ये कहा था और मैं इसका केस नहीं लूंगा सच्चाई कैसे, तो वो वकील क्यों करेगा फिर उसको? हाँ ये बात भी सही है सर। है फिर उसको लाख 2 लाख रुपए फीस देने की आवश्यकता पड़ रही है? जब सच्ची बोलना है तो वो खुद ही बोल देगा ना। हाँ ये भी बात है। उसको मीडिएटर की क्या आवश्यकता है? नहीं तो जब वो उनसे बुलवावे। तो एथिक्स होते हैं हर चीज के। सर ये तो ही बात सर। अब मेरा एक माइंड में भी थॉट आया था कि जब करियर से रिलेटेड कुछ बात आती है ना, तो जैसे आपको तो सर इतने साल हो गए केस लड़ते हुए, इतना सब है, आप प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से ई डायरेक्टर की एक पोस्ट पे आए थे, तो ये टर्निंग पॉइंट कैसा आया था सर आपका इसमें? देखो ये टर्निंग पॉइंट ये था कि ये मेरा सब्जेक्ट है, जी लॉ में इंटरेस्ट मेरे को शुरू से था, जी 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 क्योंकि मेरे फादर भी लिविंग लॉयर है, सुमेर सिंह जी चौहान। अच्छा 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 जी और हुआ क्या था कि मैंने जब ग्रेजुएशन किया था जी उसके बाद फिर मैं लॉ में एडमिशन लिया था। तो मैंने क्या लॉ में एडमिशन लेने के बाद ही मैंने कोर्ट में जाना चालू कर दिया, प्रैक्टिस वहीं से चालू प्रैक्टिस में। ओके तो मैं बहुत अर्ली स्टेज पे एंटर कर गया इस फील्ड में, जी 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 तो मुझे इस चीज़ का बड़ा शौक हो गया। तो मुझे शौक के साथ में क्या हुआ कि फिर वो आईपीसी सीआरपीसी क्रिमिनल लॉ मेरे को बहुत अच्छा लगता था, जी 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 तो मैंने इसको बाई ऐड कर दिया। मुझे आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस की धाराएं सारी जानती मुझे, और उसके अलावा फिर मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी थी। जब इसकी 1994 वैकेंसी आई थी तो मैंने लॉ के साथ साथ में
फॉर्म भी भर दिया, इसका जुडिशियल का भी भरा और प्रोसिक्यूटर का भी भरा। अब दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया था, दोनों एग्जाम फर्स्ट टाइम में पास कर लिए थे मैंने। नाइस। हाँ, तो उधर तो क्या मैं इंटरव्यू पास नहीं कर पाया, जी जी जी। थोड़ा इधर मैंने इंटरव्यू से सिलेक्शन हो गया था 1995 में। तो मेरे को क्या शौक शुरू से रहा है इसमें, जी। तो शौक की वजह से क्या है, मेरी शौक का सब्जेक्ट मिल गया, तो ये मेरा काम रहा है इसमें, और आज भी मैं स्टडी करता हूँ। सर वो होता है ना कि पढ़ाई कभी खत्म नहीं हाँ, होती खत्म नहीं होती, और लॉ में तो खत्म भी नहीं होती सर। आप आप में जुनून हो जाता है ना, जी जी जी, जब कोई आपकी सब्जेक्ट जो होता है पसंद का आपको सब्जेक्ट टेस्ट का मिल जाता है, हाँ तो फिर ये आपकी डाइट बन जाता है, आपको खुराक चाहिए और ये आपकी खुराक होती है फिर जिस भी फील्ड में हो आप। जी सर। और ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। मैं करीब 30 साल तक तो एडीपी रहा, एपीपी रहा, एनडीपीएस में रहा, एसीडी में बहुत रहा मैं। जी। तो मेरी सफलता की राज यही है कि मेरे को शौक था इन चीज़ों का, और जिस फील्ड में घुसा मैं, मैंने उसमें परफेक्शन लिया। एक सर अभी करियर के अंदर एक नई चीज और आई है, उससे रिलेटेड एक सवाल है सर मेरा, हाँ। कि जैसे आप आज के यूथ को ऐसा क्या एडवाइस देंगे जिसमें कि एक ऑप्शन आता है, जैसे कि एक तो नॉर्मल एडवोकेट बन जाए हाँ। या फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर जो लीगल एडवाइजर होता है वो बन सकता है, दोनों में से बेटर क्या रहेगा उसके लिए? ये तो देखो उसकी खुद की चॉइस है, वो क्या चाहता है, उसके फ्यूचर किस में दिखता है, बट तो आप उसका इंटरेस्ट आपके ओपिनियन से क्या करना चाहिए अगर आप देखो, किसी को अगर देंगे सर उसको advice? फील्ड में इसमें आना ही है, लॉ के फील्ड में आना है, तो लॉ जैसा तो कोई फील्ड है ही नहीं। आपके सब्जेक्ट का मिल रहा तो बहुत ऑप्शन है इसमें, संभावना ही बहुत है। प्रोसिक्यूशन का है, जुडिशियल का है, जी। स्कोप बहुत है इसके अंदर। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो वो आपको ऑप्शन मिलता है, लेकिन चीज़ ये है कि आपको उसके अकॉर्डिंग टू लेबर करनी पड़ेगी। यस, इसमें तो ये बात हो जाती है ना सर कि जैसे वो एक तो लीगल प्रैक्टिसेस करके आगे फॉरवर्ड रख सकते हो, एक होता है ना कि यूट्यूब से वो चालू करे, लोगों को एडवाइस देना चालू, क्या पता उसकी एडवाइस एक्चुअल में लोगों तक पहुंच रही हो नहीं पहुंच रही हो। नहीं, अगर उसकी एडवाइस सही आ रही है तो लोगों को फायदा भी मिल रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि सही नॉलेज मिल रही है, सबको सही तरीके से मिल रही है, तो उसको बहुत फायदा मिल जाता है फिर। लेकिन नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट नहीं। यूट्यूबर भी है, सही नॉलेज दे रहा है, पूरा नॉलेज है उसकी, जी। तो चार चांद लगा देगी उसमें। लेकिन अगर वो खुद ही मिसगाइड है, स्टडी खुद की नहीं है, खुद नहीं पता, खुद ही कंफ्यूज है, तो उसके फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आगे। ये क्राइटेरिया है इसमें। आपके हिसाब से सक्सेस असलियत में असली मतलब क्या है, कन्वर्जन रेट या फिर लोगों का भरोसा? लोगों का भरोसा ज़्यादा है। सक्सेस कन्विक्शन तो देखो हो भी जाता है, बहुत सी बार नहीं भी होता, लेकिन लोगों का भरोसा आपके जो काम करने का तरीका है जी। वो जज होता है, और पब्लिक जज करती है उसको कि आप कितनी मेहनत करते हो, किस हिसाब से आप बातचीत करते हो, कितनी आपकी नॉलेज है, जी। वो आपकी फेस रीडिंग से पता चल जाता है, आपकी बातचीत से पता चल जाता है। अब ये बात है। जुडिशियल सिस्टम के अंदर लोगों की आवाज़ कैसे लाई जा सकती है? जुडिशियल सिस्टम में किसकी बात कर रहे हो? पर्टिकुलर कोई भी जजमेंट ले लिया या फिर न्यू लॉज पास होने हो गया है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो लोगों की आवाज़ को कैसे अपन उसमें शामिल कर सकते हैं उस पर्टिकुलर जजमेंट के अंदर, कि उनके थॉट्स भी होने चाहिए कई बार। हाँ देखो, ऐसी बात है, अगर पब्लिक में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, जिस भी रूप में आप ले लो, तो उसको अगर अपने राइट के प्रति जानकारी है और वो थोड़ा प्रयास करना चाहता है, तो उसके लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। चाहे लॉ के फील्ड में ले लो या जिस भी फील्ड में आप चाहते हो, तो रास्ते हर एक चीज़ के हैं कि आदमी बंधा हुआ है, चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट हो, चाहे प्राइवेट ले लो, पुलिस ले लो, डॉक्टर ले लो, वो ले लो, सभी संविधान से ले लो या लॉ से ले लो, बंदे में कोई एक आदमी काम नहीं कर रहा। जैसे आप चाहते हो पब्लिक क्या कर सकती है, पब्लिक बहुत कुछ कर सकती है। चाहे पब्लिक फील्ड, करप्शन का फील्ड ले लो, नगर पालिका का ले लो, हॉस्पिटल का ले लो। एक व्यक्ति आपका काम नहीं कर रहा है, पर जनता काम नहीं कर रहा है, तो ठीक है, मत करने दो उसको, उसके ऊपर वाले के पास चल जाओ। जिम्मेदारी सभी की फिक्स है उसमें, एक आदमी सर्वे सर्वा नहीं है, नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखो डेमोक्रेसी है, तो आज का जो टाइम है डिजिटल का टाइम है, इसमें रिकॉर्डिंग होती है, आप सूचनाएं कर दो, हर एक आदमी बाउंड है। पर सर कोर्ट के अंदर वो एडमिट हाँ, आपने एक बात बहुत बढ़िया चीज़ तो मैं भूल गया था, जो नया लाया है इसमें सबसे बड़ा चेंज जो है डिजिटल एविडेंस का, ये हो चुका है। ये हो चुका है। मैं अभी ये पूछने वाला था, ऐड तो होता नहीं क्योंकि इसमें क्या होता है पहले कि सबसे जो मेन चीज़ जो एविडेंस एक्ट में चेंज आया है वो धारा 61 में आया है। धारा 61 क्या चीज़ है सर? धारा 61 ये है कि
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, अच्छा, किसी भी तरह के हाँ। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। जो आपके 154 से 173 में भी है, वैसे पहले ऑनलाइन रिकॉर्ड इसका FIR का नहीं था। हाँ, क्योंकि मैं यही चीज पूछ रहा था। हाँ। अब हुआ क्या है इसमें कि पहले ये बहुत कमजोर प्रकृति के साक्ष्य थी। जैसे आपने मेरे से एक सवाल पूछा था, क्या पूछा था, कमजोर साक्ष्य क्या होती है, फिर इसके हिसाब से कौन सी मजबूत होती है। तो पहले सबसे कमजोर साक्ष्य ये आती थी, यही आती थी और सबसे आप स्ट्रॉन्ग अब वही हो। अब सबसे स्ट्रॉन्ग हो गई है। जो आपने बात पूछी उसी का मैं आपको जवाब दे दूं। तो पहले क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट में नहीं आती थी, जी। ये दस्तावेज की श्रेणी में था ही नहीं। एविडेंस एक्ट में, एविडेंस एक्ट में दो चीज होती है, एक तो फैक्ट, एक दस्तावेज। आपको पुलिस को अपने केस में किसी भी सिविल में क्रिमिनल में दो चीज साबित करनी पड़ती है, एक तो फैक्ट, एक डॉक्यूमेंट। जी अब आपने पूछा, थोड़ा सा डिटेल में बता ही देता हूँ मैं। जी जी जी। किसी भी केस में दो ही चीज होती है, या तो फैक्ट होगा या दस्तावेज होगा। अब फैक्ट क्या होता है, फैक्ट वो चीज होती है जिसको अपन इंद्रियों से अनुभव करते हैं, जैसे देख करके, सूंघ करके, चख करके या सुन करके आपने किस चीज को अनुभव किया, ये क्या हो गया, फैक्ट। जी। किसी आदमी ने मर्डर होते हुए देखा, क्या हो गया, देखा उसने, फैक्ट। फैक्ट। सुना, फैक्ट। फैक्ट। किसी चीज को चखा, फैक्ट। क्या, ये फैक्ट। सूंघा आपने, खुशबू कैसी आई, मीठी खुशबू आई, या जो खुशबू आपको लगी आपने बता दी, ये फैक्ट हो गया। 2 पॉइंट बता सकते हैं जिस बात। तो ये चीज तो जो आप बता रहे हो जी और पुलिस ने उसको नोट कर लिया, जी। 161 के बयान में जो चीज आपने बताई उसने नोट कर लिया, वो 161 के बयान में आ गई, ये तो हो गया फैक्ट। अब एक चीज होती है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो पुरानी जो एविडेंस एक्ट की परिभाषा थी उसमें डॉक्यूमेंट ये चीज होती थी जी। कि किसी भी सरफेस पे, किसी भी सतह पे, क्या किस रूप में, अंकों में, शब्दों में या चिन्ह के रूप में, फिगर्स, लेटर्स या मार्क के रूप में सिंबल से। क्या कर दिया आपने, व्यक्त कर दिया उसमें, जी। तो वो क्या बन गया, एविडेंस। डॉक्यूमेंट। अच्छा, हाँ, डॉक्यूमेंट बन गया। हाँ। डॉक्यूमेंट जी। ये था। अब जैसे कोई चीज है, पेपर है खाली, उस पर आपने कोई नाम पता लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, वो डॉक्यूमेंट बन गया। डॉक्टर है, प्रेस्क्रिप्शन था IRC, उस पर संबंधित का नाम पता लिख के IR बना दी, डॉक्यूमेंट बन गया। समझ गए आप। तो पहले डॉक्यूमेंट थी। अब जैसे मान लो पहले आपने रिकॉर्डिंग कर ली, तो वो डॉक्यूमेंट की परिभाषा में नहीं थे। CCTV कैमरे में फोटो आ गई, डॉक्यूमेंट में नहीं था वो। कंप्यूटर में कोई चीज़ रिकॉर्डिंग हुई, डॉक्यूमेंट नहीं था। ये आप मेरी बात रिकॉर्डिंग कर रहे हो, आप मेरे से सवाल कर रहे हो, मैं आपसे जवाब दे रहा हूँ आपको, और आपने रिकॉर्डिंग कर ली, ये डॉक्यूमेंट बन गया, क्योंकि अब डिजिटली वर्क बढ़ रहा है। डिजिटल। तो अब जब ये डॉक्यूमेंट बन गया है, तो आपके साक्ष्य का पार्ट हो गया। जी। अब ये पावरफुल एविडेंस हो गई। अब आपके पास मोबाइल में कोई मैसेज हो गया, आपने रिकॉर्ड कर लिए, ये उसके खिलाफ में डॉक्यूमेंट बन गया। तो लॉ में जो सबसे बड़ा चेंज है अभी एविडेंस एक्ट में, वो सबसे बड़ा चेंज 2D6 में ये है, धारा 2D6। उसमें क्या किया, इसको डॉक्यूमेंट मान लिया। किसको, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को। जी। वो क्या माना है, सिंपल सी परिभाषा है इसकी, कि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कोई भी चीज़ स्टोर हो जाती है, संग्रह कर लिया, वो एक दस्तावेज बन गया। जी। मैंने आपकी बात मोबाइल पे रिकॉर्ड कर ली, ये दस्तावेज बन गया। आगे आपकी समझ में। जी। तो अब जो चीज़ आ रही है कोर्ट में, फोटोग्राफी हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, वो उसके खिलाफ में, उसके खिलाफ में एक एविडेंस बन गई, मजबूत एविडेंस बन गई। जैसे 105 CRPC में भी अब जो भी रिकवरी वगैरह होगी, जब्ती की प्रक्रिया, उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी पुलिस को। अब जब रिकॉर्डिंग हो गई, वो एक डॉक्यूमेंट बन गया। तो सर, ये वीडियो डॉक्यूमेंट में भी तो कुछ स्पेसिफिक होगा ना, क्योंकि अभी आजकल एडिटिंग्स बहुत ज़्यादा लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे आ चुकी है। और AI के थ्रू तो सर किसी का भी चेहरा किसी पे भी फेस ऑफ कर सकते हैं। तो उसमें भी तो कोर्ट ने कुछ दे रखा होगा ना कि किस लेवल तक। रहेगा, उसके अंदर एक सर्टिफिकेट आवश्यक हो गया। पहले तो लगता था 65B का, जी। अब लगता है 63 का। अच्छा। तो वो एक डॉक्यूमेंट पेश करना पड़ता है, सर्टिफिकेट होता है। अच्छा। तो ये जो रिकॉर्डिंग मैंने की है, ये सही रिकॉर्डिंग है, सही इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे थे, ये रिकॉर्डिंग सच्ची है, वो एक्सपर्ट का दस्तावेज लगता है साथ में। ये जो चीज़ बताई ना, ये प्रोविजन लॉ में कर दिया है इसमें, तो उसका एक प्रमाण पत्र लगेगा कि ये जो मैं एविडेंस पेश करता हूँ ये सही है। वो एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट से अपन को चेक करवाना पड़ता हाँ, एक तो संबंधित का, हाँ। ये जो एक्सपर्ट आता है उसमें आता है। है। जी। जैसे पुलिस में होता है, तो वो जो कंप्यूटर बैठता रहता है, वो सर्टिफिकेट देता है इसमें, ओके। किया है उसमें। लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज है, सर, इससे शायद फास्ट ट्रायल। इससे फास्ट भी हो जाएगी, और दूसरा से एक लगाम भी लगेगी अपराधों में। हाँ, क्योंकि हर जगह आजकल CCTV कैमरास, फोन, मोबाइल्स के अंदर कैमरास, रिकॉर्डिंग आज वो टाइम होता है, जी। ये एविडेंस आ रही है। जी। जब ये डॉक्यूमेंट बन गया, मैंने आपको बताया डॉक्यूमेंट, अब डॉक्यूमेंट बनने के बाद में साक्ष्य का पार्ट हो गया। ये तो
एक्चुअल में पूरा एक हाँ। ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है ना इस बार लॉ। मैंने आपके लॉ के जो मेन चेंज है बहुत शॉर्ट में, और जो मेन चेंज है यहाँ पे, वो मैंने बता दी आपको पूरा। बताता ही नहीं है सर आज के टाइम पे, ये नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है सर। हाँ। इतनी ड्रास्टिक नॉलेज, क्योंकि आपने तो सर एक्चुअल में कितने साल आपने सर्विस हो चुकी है सर? अप्रोक्स 30 हाँ, 30 30 तरह। तो फिर उसके अलावा क्या मेरा अनुभव एनडीपीएस का भी है, एंटी करप्शन का भी है। उसके अलावा फिर मैं क्या अभी रोजर्स की क्लास लेता हूँ प्ले वहाँ जी। जा करके, जी तो वहाँ भी बताने में करने में टच में रहता है सर, तो नॉलेज होती है पूरी उसमें। जी जी। हाँ। तो अभी सर इसके दौरान आप अभी और केसेस वगैरह भी लेते होंगे? हाँ, कैसे वगैरह, लेकिन बहुत लिमिट में करता हूँ मैं, बहुत लिमिट में करते बहुत लिमिट में। हो? जी जी जी। हाँ, बहुत लिमिट में, एक दो केस देखता हूँ मैं, ज़्यादा केस नहीं देखता ज़्यादा। जी जी। हाँ, चलो सर, थैंक यू सो मच ओके सर, सर। आप शो पे आए बिल्कुल। और आपने टाइम दिया सर।